I welcome you to this orientation session of PRC. My name is Jafar Hussain. I am a fellow member of the ICAP and I am central principal of PAC. तो इस ओरिएंटेशन का मकसद है बुनियादी तौर पे प्रोफेशन को समझना कि प्रोफेशन क्या है, इस पढ़ाई को समझना जो आप करने के लिए आए हैं, और सबसे ज़्यादा इस बात को समझना कि हाउ यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने सीए में दाखिला ले लिया, आप सीए की पढ़ाई शुरू कर दी, ये तो एक प्रोसेस है जिससे आप गुजरेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है? सीए बनना। ठीक है, तो फोकस इस पे होना चाहिए। आप लोगों ने दाखिला ले लिया है सीए में, सोच समझ के किया है फैसला या वैसे किसी ने धक्का दे दिया हैं? सोच समझ के किया है। क्या सोचा है यार आपने और क्या समझा, बताइए। बैठ के करें, आराम से बात करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने डिफरेंट स्टडी के बारे में रिसर्च की कि हम पहले 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो इतना उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आए हैं, पर इतना इंटरेस्ट नहीं रहा बाद में, तो चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं चली थी, इसलिए रिस्क लिया है कि ज़रा डिफरेंट स्टडी के तो। ये रिस्क है आपके ख्याल में जो आपने लिया है? ये रिस्क है? जी, रिस्क है। रिस्क लिया आपने। अच्छा यार, करियर का तो रिस्क नहीं लेते होते, करियर तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। पर सर, अगर आपको खुद पे प्राउड, आपको इत्मीनान हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, टर्निंग पॉइंट के लिए ले सकते आप इसको रिस्क क्यों कह रहे हैं? सीए में आने को रिस्क क्यों कह रहे हैं आप? सर ये हमने एज अ फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गई, फर्स्ट टाइम स्टडी। आपने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा? प्री इंजीनियरिंग, और मैट्रिक में भी यही थे? यही थे। तो बायो वगैरह थी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो था ना, फर्स्ट टाइम ही था, तो उस वक्त भी आपने इसको रिस्क समझा? फिजिक्स केमिस्ट्री को पहली दफ़ा पढ़ रहे थे ना? जी, पर वो पीछे से पढ़ रहे थे ना, 6th 7th क्लास में। 6th 7th क्लास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, वैसी ही जैसी 9वीं 10वीं में पढ़ी थी। अच्छा, बड़ी तरक्की हो गई हमारे स्कूलों में। हमारे ज़माने में तो हवा नहीं लगाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री को 9वीं 10वीं से पहले। चलें, तो इसलिए आप चूंकि पहली दफ़ा एक सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं तो आप समझते हैं कि रिस्क है इसमें। ठीक है, चलें, इस पे मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, और क्या सोचा आपने? ये तो हो गया ना सब्जेक्ट्स की बात कि आपने रिस्क ले लिया। आपको प्रोफेशन में क्या ऐसा नज़र आया कि आपने कहा नहीं जी रिस्क ले लेते हैं? सर, फर्स्टली तो हाईली पेड है। अच्छा, इसलिए अपने टर्निंग पॉइंट्स को जो हर्डल्स भी। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको मुस्कुराने दें। हाँ, करियर का डिसीजन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमा के खाना है ना, ऐसा कोई काम करें जिसमें पैसे ही ना मिलते हों। ठीक है, हाँ, तो बड़ा अच्छा किया आपने। और तो मेन जो आपका फोकस है वो एक गुड इनकम है। फाइन, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, हाँ जी, आपने क्या सोचा? बेस्ट प्रोफेशन किसने बताया आपको कि दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन? अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपकी फैमिली में, तो सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंप्लीट कर ली अपनी स्टडीज़ और आप उनको देख के मुतासिर हुई। अच्छा जी, और आपने भी फैसला किया कि मैं भी, क्या ऐसी उनमें खूबी नज़र आई आपको कि आप मुतासिर हो गई? हाँ हाँ जी, इज्जत है इसमें, डॉक्टर्स की नहीं है, इंजीनियर्स की नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लगा कि ये एज कंपेयर टू मेडिसिन दिस इज अ बेटर पेइंग प्रोफेशन, इसमें ज़्यादा इनकम है, स्ट्रेस नहीं है। ये कैसे पता चला आपको कि स्ट्रेस नहीं है? आपने इनकी मुस्कुराहटों पे नहीं जाना, आप आराम से बात करें, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, हाँ, कोई हर्ज नहीं है इसमें, बोले। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको लगता है कि वर्किंग आवर्स कम हैं और इसलिए आपके लिए मैनेज करना आसान होगा। चलें, ठीक है, फाइन,
योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। कितने लोगों के घरों में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या मोहल्ले में हैं जिनको आपने देखा? आपके भी हैं? 3 लोग, 4, 5, 6, 7। अच्छा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग तो कि हमें देख के लोग इम्प्रेस होते हैं और आते हैं। हाँ जी, अच्छा, ठीक है जी। तो क्या बताया यार आपको लोगों ने? जिनके घरों में नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने भी किसी से मशवरा किया या खुद ही फैसला कर लिया है? कितने लोगों ने किसी से मशवरा नहीं किया इस प्रोफेशन में आने के? सिर्फ एक बंदा, बाकी सबने मशवरा किया, इसका मतलब है? क्यों भाई किया? मशवरा किया? चलें, तो क्या बताया लोगों ने? क्या बताया यार? हाँ, मशवरा किया तो क्या बताया उन्होंने? अच्छा, क्या ऐसा आपको भाई में नजर आया कि आपने कहा मैं नहीं डॉक्टर बनना? हाँ जी, हाँ, फिर? अच्छा, तो किसने बताया आपको सीए का? खुद ही किया? अच्छा, आपके कॉलेज के टीचर्स ने आपको बताया? किस कॉलेज में थे? अच्छा, और मेडिकल में थे, और मेडिकल के टीचर्स ने आपको कहा कि अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स के किसी टीचर से मशवरा किया, अकाउंटिंग के किसी टीचर से मशवरा किया? ठीक है। यहाँ जो साहब बैठे हुए थे वो किधर गए? बैठे नहीं हुए थे? बैठे हुए थे ना? अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने आपको कहा कि आपको सीए करना चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन नहीं करना चाहते, इसलिए आपको सीए करना चाहिए। फाइन, ठीक है, आपने मशवरा किया। कोई उन्होंने बताया आपको कि कैसा प्रोफेशन है, क्या मुश्किल है इसमें, क्यों लोग कहते हैं कि सीए ज्वाइन करने का रिस्क ले रहा हूँ मैं? हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि हम रिस्क ले रहे हैं इंजीनियर बनने का। लॉ में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम रिस्क ले रहे हैं लॉयर बनने का। मेडिसिन में जाते हैं तो हम नहीं कहते हम डॉक्टर बनने का रिस्क ले रहे हैं। क्यों इस प्रोफेशन के साथ लोगों ने एक लफ्ज़ अटैच कर दिया है, रिस्क? वैसे तो एक और लफ्ज़ भी अटैच किया हुआ है इसके साथ, वो ये है हाँ जी, जी बोले जी। क्यों रिस्क कहते हैं इसको? बताया उन्होंने? आसान है, मुश्किल है, क्या बताया आपको उन्होंने? कम है? कितनी कम है? ओवरऑल मतलब है मेडिसिन से, इंजीनियरिंग से, लॉ से कम है। ओके फाइन, ठीक है जी। पास नहीं होते लोग, लेस पास परसेंटेज। ओके फाइन, और क्या बताया? क्यों जी, किसी को और बताया कुछ? आपको कुछ बताया लोगों ने इस प्रोफेशन के बारे में? पास नहीं होते? क्यों नहीं पास होते? स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट होते हैं जो इस प्रोफेशन में आते हैं? जो पास नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इसलिए पास नहीं होते। ओके फाइन, और किसी को कुछ और भी बताया लोगों ने कि इस प्रोफेशन में क्या मसाइल हैं, मुश्किल क्या है इसमें? टाइम क्या? लाइक अगर हम कहते हैं, जिस आपने क्वेश्चन किया था कि इंजीनियर्स के साथ रिस्क का लफ्ज क्यों नहीं मंसूब किया जाता या मेडिसिन वालों के साथ, सो बेसिकली वहां पे एक टाइम ड्यूरेशन सेट है कि आप अगर एमबीबीएस है तो 5 ईयर डिग्री है, ठीक है ना? इस तरह आप दूसरे फील्ड्स का भी एक सेट डिग्री होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है। तो सीए के अगर हम मशवरा करें ना, जिस भी बच्चे से मशवरा करेंगे उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होगा। किसी ने 5.5 में किया, किसी ने 6 में किया है, पुराने पापा के पास चल जाए वो तो सीधा सीधा कहेंगे 10 साल लगते हैं इसमें। तो ठीक है, इसलिए बच्चों के ज़हन में ये बात आ जाती है, इसकी वजह से मे बी इसका लफ्ज मंसूब किया। ठीक है जी, चलें जी, आए ज़रा हम इनमें से कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। पहले ज़रा समझते हैं कि क्या है ये, क्योंकि आप सबको
मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीडबैक्स मिली हुई होंगी। जो लोग ऐसे लोगों से मिले हैं जो क्वालिफाई कर गए, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया होगा कि हाँ चल आ जाओ, ये अच्छा प्रोफेशन है, तुम भी कर लोगे, ठीक है जी। जो ऐसे लोगों से मिले होंगे जो नहीं कर सके, उन्होंने कहा होगा ख़बरदार जो इसमें आए, इसमें कोई नहीं पास होता। कुछ लोगों ने कहा होगा कि नहीं ये बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है, कुछ ने कहा होगा कि इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, क्यों जी, कहा होगा ना। और कितने कितने घंटों की बात की होगी लोगों ने, 8-8 10-10 घंटों की बात की होगी, ठीक है। ख़ास तौर पे जो क्वालिफाई नहीं कर सके उन्होंने यही बताया होगा, बल्कि 2 घंटे इसमें मज़ीद ऐड भी किए होंगे कि 12-14 घंटों से कम पे बात नहीं बनेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि इस प्रोफेशन में कामयाब होने के क्यों ये बातें क्यों की जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि ये प्रोफेशन जो है इसके मुतल्लिक बहुत सारी गॉसिप जो चल रही है, ये समझ लें कि आज से कोई 30-35 साल पुरानी गॉसिप है जो चल रही है। आज से कोई 30-35 साल पहले तक इस प्रोफेशन में कोई बाकायदा एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं था। आप सेल्फ स्टडी करते थे, क्वालिफाई करते थे। ये हमारे ज़माने का दौर है कि जिसमें हम खुद ही किताबें खोल के ढूंढते थे किताबें कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, फिर उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये सब कुछ हम खुद ही करते थे और इम्तहान देते थे। जाहिर है कि अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में किसी स्कूल कॉलेज में ना जाते और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो खुद पढ़ रहे होते तो शायद इतने नंबर ना लेते जितने आपने ले लिए। और बहुत से लोग इस पढ़ाई को भी जो कि जिसको आज मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये मुश्किल नहीं है, फिज़िक्स पास करना मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री पास करना मुश्किल नहीं है, बायो पास करना मुश्किल नहीं है। क्यों जी, नहीं है ना। कितने % रिजल्ट आता है लाहौर बोर्ड का, कितने % रिजल्ट आता है लाहौर बोर्ड का? 50 था ना। लाहौर का भी तकरीबन 50 to 51% रिजल्ट आता है, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो इतनी मुश्किल चीज़ है कि इंसान पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है, पास ही नहीं होता। स्टेटमेंट है मेरी तरफ से, ट्रू फॉल्स? हाँ जी, ट्रू फॉल्स? फॉल्स, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो ये 50% लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री सिविक्स बायो इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग वगैरह वगैरह क्यों नहीं पास कर सके? जिसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33%। क्यों नहीं कर सके? हाँ, समझ आ गई आपको? इन बच्चों को तो आप देख आए हैं ना, और आपने देख ही लिया कि 33 नंबर लेना कितना मुश्किल काम है, देख लिया ना आपने। लेकिन रिजल्ट कितना है? 50% है, ठीक है। इनको कोई मुश्किल नहीं कहता, कोई रेपुटेशन नहीं है कि इंटरमीडिएट ना करना पास नहीं होगे, ठीक है ना। तरखान की दुकान पे बैठ जाना, खराद का काम सीख लेना, लेकिन कॉलेज में जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना पढ़ना, पास नहीं होगे, कोई नहीं कहता ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कर रहे हैं, भले परसेंटेज उनकी 50 है। इस प्रोफेशन में लोग आते ही कम हैं, कम लोग हैं इस प्रोफेशन में, इसलिए वो कम लोग जो भी रेपुटेशन बनाते हैं वो बन जाती है। तो ये पुरानी बात है। अब इसमें बाकायदा एजुकेशन अवेलेबल है, आप भी आएँ पढ़ने के लिए, क्लासेस होंगी, बड़ी रेगुलरली क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एग्जामिनेशंस बहुत स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। पास परसेंटेज हमारे ज़माने में पता ही नहीं थी कि क्या होगी, कितने पे पास करते हैं। आज ICAP ने अनाउंस कर दिया है कि हम 50% पे पास करेंगे, 50% पास करेंगे। मेरे हो सकता है 50% से ज़्यादा आए हों, मुझे इन्होंने फेल कर दिया हो, उन्होंने कहा नहीं आप फेल होंगे कि तुम नंबर भी बताएंगे कि आपके कितने आए। हो सकता है इन्होंने नंबर ही गलत लगाए हों, उन्होंने कहा नहीं अगर आपके 40 से 50 के दरमियान मार्क्स हैं तो आप बेशक रिव्यू के लिए अप्लाई करें, हम आपका पेपर दोबारा देख लेंगे। अगर कोई सवाल आपका अनमार्क्ड रह गया होगा तो उसको मार्क कर देंगे, आपका रिजल्ट चेंज कर देंगे। आज चीज़ें बदल गई हैं, आज वो चीज़ें नहीं हैं जो आज से 30-35 साल 40 साल पहले होती थी।
सो थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, लेकिन रेपुटेशन काफ़ी हद तक वो पुरानी ही चल रही है, क्योंकि अकाउंटेंट्स की उम्र लंबी होती है ना, तो जिन्होंने बहुत रगड़े खा खा के पास किया है वो भी अभी जिंदा हैं, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ जी ये प्रोफेशन तो बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, हम तो बिल्कुल आधी उम्र को पहुंच गए थे, हमारे तो बच्चे जवान होने को आ गए थे जब हमने क्वालिफाई किया। तो वो इसीलिए एक रेपुटेशन ये भी है कि बाप और बेटा इकट्ठे इम्तहान देने जाते हैं। पुरानी बात हो गई, ठीक है जी, पुरानी बात हो गई। आज कितनी उम्र के लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? कितनी उम्र के लोग क्वालिफाई कर रहे हैं आज? हाँ जी, 22 से शुरू होते हैं, और एवरेज एज जो है क्वालिफिकेशन की वो इस वक्त 25 साल पे आ गई हुई है, जो कि हमारे ज़माने में एवरेज एज 30 इयर्स होती थी, 30 इयर्स होती थी एवरेज एज, उस वक्त 30 होती थी। 5 साल एवरेज एज कम हो गई है क्वालिफिकेशन की। यही नहीं, एक खातून है, एक लड़की है हमारी स्टूडेंट, 19 साल की उम्र में क्वालिफाई किया उसने, 19 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। कोई 14-15 साल की उम्र में उसने ए लेवल कर लिया, ओ लेवल कर लिया, कोई 1 आध साल में उसने ए लेवल कर लिया, और उसके बाद उसने धड़ाधड़ जो सीए के एग्जाम पास करने शुरू किए, तो जब वो क्वालिफाई की तो 19 साल थी। आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, 19 साल में कैसे कर सकते हैं? गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्टिफाइड है उसका रिजल्ट और उसकी एज। गिनेस ने वेरीफाई किया है और नोटिफाई किया है कि ये यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द वर्ल्ड है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। 19 ईयर्स ओल्ड। हम बताते नहीं थे क्लास में, ये अरूज हर दफा मुझे उसका पॉइंट लिख के देती थी कि इसका जिक्र करें, मैं नहीं करता था। जब गिनेस ने वेरीफाई कर दिया लास्ट ईयर, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये 19 ईयर्स ओल्ड, verified by the Guinness, she became chartered accountants at the age of 19। 22, 23, 24 साल के तो आम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आम है। ये एक बड़ी चेंज है। ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी ये लास्ट मंथ आईकैप का ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने उनको आईकैप ने सर्टिफिकेट दिया। लाहौर शहर में एक अटेम्प्ट में 50 स्टूडेंट से 50 स्टूडेंट से एक अटेम्प्ट में, जिनके अभी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मुकम्मल नहीं हुए थे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। क्योंकि उस सेरेमनी में बुलाया जाता है मेंबर्स को, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और जाके आपकी मेंबरशिप ले लेते हैं। इनको खुसूसी तौर पे बुलाया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई होती लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। 50 लोग थे, 50, ठीक है, एज मैनी एज 50। ये मैं एज मैनी एज 50 इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया इन 1982, और उसके बाद जो पहला रिजल्ट, मेरा नहीं था, मेरे तो अभी एग्जाम ड्यू ही नहीं हुए थे, जो पहला रिजल्ट आईकैप का अनाउंस हुआ, मैंने अखबार में उसकी खबर पढ़ी, उसमें कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे? एनी गेस? इतने थे, इतने लोग सारे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। लास्ट टाइम में जो आईकैप का रिजल्ट आया, रोज कितने लोग बने? हाँ, 450 एवरी 6 months। सो दिस इज ग्रेट इंप्रूवमेंट, ग्रेट इंप्रूवमेंट। लोगों के आने की तादाद भी बढ़ गई है और रिजल्ट भी बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आप जैसे ब्राइट लोग आते हैं इसमें, जिनके मार्क्स 70%, 80%, 90% होते हैं, ये आते हैं। इनको फुल टाइम पहले 2 साल एजुकेशन मिलती है, उसके बाद भी इनको ट्यूशन मिलती रहती है, इनको स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है, इनको छुट्टियां मिलती हैं एग्जाम के लिए। जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब भी छुट्टियां मिलती हैं। इससे रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए। इनको अब लोग समझाते हैं कि भाई देखो, ट्रेनिंग करना लेकिन साथ साथ पढ़ना भी। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई ये जो कुछ है इसके बारे में जरा इसको देखें। फिर लोग कहते हैं यहाँ पे पास नहीं होते। कितना रिजल्ट आता है आईकैप का? अराउंड 30% रिजल्ट आता है, अराउंड 30% रिजल्ट होता है हर पेपर का।
आई कैप का। बास पेपर्स का ज़्यादा भी होता है, लेकिन एवरेज रिजल्ट इज़ 30%। पूरे A to Z मैं कहता हूँ एवरेज रिजल्ट इज़ 30%। बहुत बड़ी तादाद है जो क्वालिफाई नहीं कर रही, काफ़ी बड़ी तादाद होगी ना जी। 70% पीपल आर नॉट क्वालिफाइंग। वाई? मेडिकल स्कूल में अगर एक मेडिकल स्कूल में अगर 100 लोग दाखला लेते हैं, ये 100 के 100 डॉक्टर बन जाते हैं? बन जाते हैं? कितने बनते हैं इनमें से? कितने बनते हैं? अगर एक यूनिवर्सिटी में BS में ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 100 लोग दाखला लेते हैं तो इनमें से कितने ग्रेजुएट बनते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ए गुड यूनिवर्सिटी। अराउंड 30 to 40% ड्रॉप आउट रेट है। ड्रॉप आउट रेट है आपकी यूनिवर्सिटीज का, अच्छी यूनिवर्सिटीज का, जो टिका के सेमेस्टर एग्जाम लेते हैं। 30 to 40% ड्रॉप आउट रेट है। तो कितने बने? 60%। ठीक है, 60% लोग ग्रेजुएशन करते हैं। क्या सबके सब 4 साल में ग्रेजुएशन कर लेते हैं? इन 60% में भी सबके सब 4 साल में ग्रेजुएशन नहीं करते, इनको भी 5-5 साल लग जाते हैं। कुछ लोगों को लग जाते हैं, सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है जब उनको। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि ये इसलिए हाईलाइट नहीं होता कि ये साथ साथ ड्रॉप आउट होते रहते हैं हर सेमेस्टर में। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट इस तरह नहीं होता। हमने इतनी सख्ती नहीं की हुई ड्रॉप आउट पे। हमने PRC के लेवल पे मैक्सिमम सख्ती कर ली है कि भाई 1.25 साल 1.5 साल का टाइम है आपके पास। इफ यू डोंट पास योर PRC, ओके फाइन, डू समथिंग एल्स। कैफ में आ जाते हैं तो ये टाइम बहुत बढ़ा देते हैं हम ड्रॉप आउट का। लोग क्वालिफाई कर जाते हैं कैफ। बहुत कम लोग डिबार होते हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, नाउ यू कैन नॉट अपीयर इन कैफ एग्जाम। CFAB के लेवल पे इतनी रिलैक्स हमने रखी हुई है चीज़ें कि हम कोई एक भी ड्रॉप आउट नहीं देख रहे होते उसमें, कोई एक भी नहीं देख रहे होते उसमें। सो ड्रॉप आउट हमारे यहाँ उस तरह नहीं है जिस तरह यूनिवर्सिटीज ड्रॉप आउट करवाती हैं। वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो बाद जाके ये नहीं कहते यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ वो चूंकि सिस्टम के अंदर ही रहते हैं तो सिस्टम के अंदर से आवाज़ें निकालते रहते हैं। एक और बड़ा फर्क है, इसको ज़हन में रखिए। बड़ा टाइम लगता है जी इस पे, बड़ा टाइम लगता है। कितना लगता है जी? PRC प्लस कैफ कितना टाइम लगेगा? ठीक है जी, 2 साल। इसका टाइम जो है वो 2 साल है। 2 साल में एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, इसको कर सकता है, कर जाता भी है लेकिन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग है भाई। कितनी? 3.5 साल। ठीक है, और इसके साथ क्या है? ट्रेनिंग के साथ CFAB है। ठीक है, CFAB है। टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 5.5 ईयर्स। डॉक्टर कितने सालों में बनते हैं? 5 साल जमा 1 साल का हाउस जॉब नहीं है, 1 साल का है, 5+1। ठीक है, इंजीनियर 4 ईयर, लॉ 5, अब 5 है। ठीक है जी, 5 ईयर्स लॉ। इसमें कितना एक्सपीरियंस है? 5 में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 6 करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना 1 साल का। 5 में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें कितना एक्सपीरियंस है? 4 में 0। ठीक है, इसमें कितना एक्सपीरियंस है? कितना है 5 सालों में? 0। इसमें कितना एक्सपीरियंस है? 3.5 साल। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार आप तो भी डिग्री लेकर आए हैं, आपको भी तजर्बा ही नहीं है, हम आपको नौकरी कैसे दें। लोग आपके इस 3.5 साल को रिकग्नाइज करते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस है विच यू आर कैरिंग। सिर्फ इसको डिग्री नहीं,
इसको ट्रेनिंग नहीं समझते, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, किसी लैब में ट्रेनिंग नहीं दे रहे, रियल लाइफ ट्रेनिंग है। सो ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको मिल रहा है, और इस एक्सपीरियंस को मार्केट रिकग्नाइज करती है जब आपकी सैलरी तय करती है। वो ये नहीं कहती कि आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के बराबर हैं, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, 60,000 रुपये मिलेंगे, ये नहीं कहती मार्केट। आप एक इंजीनियर के बराबर हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक लॉयर के बराबर हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक लॉ ग्रेजुएट के बराबर हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं कहती मार्केट। मार्केट कहती है हाँ, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 ईयर्स। सो 5.5 साल में से 3.5 साल क्या है जी? एक्सपीरियंस है। अब बताइए कितना लंबा है ये प्रोफेशन? ठीक है जी। सो जो ड्यूरेशन की बात करते हैं वो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु डू नॉट पास। उनकी बात कर रहे हैं, जो पास हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। पास होने वालों के लिए तो कुल 5.5 साल इसका ड्यूरेशन है, विथ 3.5 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय द मार्केट। मार्केट मानती है इसको तजर्बा का, सैलरी देती है इसके मुताबिक, पर्क्स देती है इसका, और सारी दुनिया में मानती है, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में मानती है, सारी दुनिया में मानती है। यहां तक आपका कोई सवाल हो, ये इंटरैक्टिव है, आपको कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क जी, वो इसमें शामिल है, वो इसके अंदर ही शामिल है, वो 3.5 साल में ही आपने देने हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। अच्छा जी, किसी ने कहा कि लोग पास नहीं होते बिकॉज दे आर इनकंसिस्टेंट। एग्री करते हैं इससे? कितने लोग एग्री करते हैं इससे? ठीक है, सबसे पहले मैं एग्री करता हूं इससे। मेरी उम्र गुजर गई बच्चों को पढ़ाते हुए और देखते हुए कि पास होने वालों में क्या खूबी है और फेल होने वालों में क्या खूबी है, क्या खामियां हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मुशाहिदा है, ये तजर्बा है कि फ़र्क सिर्फ इनकंसिस्टेंसी का है। ये ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इनकंसिस्टेंट यहाँ के क्यों हो जाते हैं। आप लोगों ने मैट्रिक आप लोगों ने स्कूल में दाखिला लिया, ठीक है जी, स्कूल में दाखिला ले लिया आपने और पढ़ते रहे। पेरेंट्स का कोई इंटरेस्ट था आपके स्कूल में या कोई इंटरेस्ट नहीं था? आते थे, पूछते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग पे आते थे, आपको पूछते थे कि टेस्ट है और फिर भेजते थे टेस्ट के लिए, या टेस्ट वाले दिन आपको पेट में इतना दर्द होता था कि आप जा ही नहीं सकते थे स्कूल? पहुंचा देते थे ना आपको, ठीक है ना। पेट के दर्द के साथ भी उठा के मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे बिठाया और कहा चलो जी स्कूल चलो। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम, आपके टर्म एग्जाम्स होते थे, जाते थे या नहीं जाते थे? जब आपका स्टैंड अप एग्जाम्स होते थे, जाते थे या नहीं जाते थे? जाते थे। ठीक है जी, पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती थी, उसमें भी आप बहुत दुआएं करते थे सुबह से कि घर पे मेहमान आ जाएं, अम्मा ना निकल सकें, अब्बा के दफ्तर में इतना काम हो कि वो ना आ सकें। फिर पता नहीं कहाँ से दोनों ही पहुंच जाते थे। सही है ना जी, दोनों ही पहुंच जाते थे। ये है माहौल जिसमें आपने पढ़ा, और आपको इतना फोकस रखा उन्होंने कि आप कभी किसी क्लास टेस्ट में भी फेल नहीं हुए। आप में से मेजॉरिटी कभी फेल हुई नहीं है। क्यों जी, हुए हैं कभी? कि कभी आपका स्टैंड अप एग्जाम आया और आप फेल हो गए हो और कहा हो कि यही क्लास रिपीट करेंगे? कितने लोग हैं जिन्होंने क्लास रिपीट किया आप में से स्कूल में? कितने लोग हैं जिन्होंने FSC पार्ट 1 जो है वो रिपीट किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने पार्ट 2 लगता है उनको कि रिपीट करना पड़ेगा? कोई भी नहीं है ना। ठीक है, आपने कभी फेलियर देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? आप बहुत फोकस्ड हैं, आपके पीछे आपके अम्मा अब्बा, स्कूल के टीचर सब लगे रहे। अब हमारे यहाँ एक बड़ी तब्दीली आ गई। ICAP ने सबसे पहले ये कहा कि देखो, पढ़ना कंपलसरी नहीं है तुम्हारे लिए,
तुम्हारा दिल करता है तो कॉलेज में जाओ, नहीं दिल करता तो मत जाओ, खुद ही पढ़ लेना। पढ़ना कंपलसरी नहीं है। पहली चेंज ये आ गई। इससे पहले आपको यही पता था कि पढ़ना कंपलसरी है। मैंने किसी स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान देना है, प्राइवेट नहीं देना। मैंने किसी कॉलेज से इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, मैंने प्राइवेट नहीं देना। अब ICAP कहता है सब प्राइवेट है, सब प्राइवेट है। आपने ट्यूशन लेने जाना है तो जाएं, नहीं जाना तो मत जाएं। पहली चीज तो ये हो गई। आपने कहा मैं कैसे पढ़ूंगा, उन्होंने कहा खुद ही पढ़ोगे। मेरा कॉलेज, उन्होंने कहा कॉलेज जाने और आप जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। आप फीस दें कॉलेज को और ना जाएं, एक दिन भी ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आएं, इम्तहान दें, हम आपको बिठा देंगे इम्तहान में। ये एक बड़ा फर्क है ना। स्कूल में तो वो कहते थे नहीं भाई इतनी अटेंडेंस नहीं होगी तो नहीं जाने देंगे, ये कुछ नहीं करोगे तो दाखिला नहीं भेजेंगे, बोर्ड में दाखिला नहीं भेजेंगे। कॉलेज कहता था इतनी अटेंडेंस, ये एग्जाम्स, फिर बोर्ड में आपका दाखिला जाएगा। ICAP कहता है कौन सा बोर्ड, हम बोर्ड है। कौन सा कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं है। एक बड़ी तब्दीली आ गई है आपकी जिंदगी में अब कि आप यू आर ऑन योर ओन। ठीक है जी। आपके अम्मा अब्बा ने आपको बताया होगा कि बेटा देखो हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हमें तो इस पढ़ाई का नहीं पता कुछ भी, अब तुमने खुद ही पढ़ना है। कहा है जी, कह दिया ना। हमारा काम क्या है, अपना रोल भी डिफाइन कर लिया उन्होंने। क्या है उनका रोल अब? हाँ, पैसे देंगे भाई तुम्हें, स्कूल कॉलेज की फीस देंगे, कपड़े लेके देंगे, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर देंगे तुम्हारा, लेकिन पढ़ना किसने है? खुद पढ़ना है, खुद पढ़ना है तुमने। ठीक है। आप में से किसी ने पूछा कि अम्मा आपने फिजिक्स पढ़ी हुई थी जब आप मेरे स्कूल में आती थी पेरेंट टीचर मीटिंग में? जब आप मेरी तालीम पे हर वक्त फोकस्ड रहती थी तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, आपने बायो पढ़ी हुई थी? पूछा आप में से किसी ने उनको कि अचानक से आपने कह दिया कि भाई तुम CA में चले गए हो, हमने तो किया नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। तो आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे अपनी पढ़ाई में? जब आप पीछे पीछे हमारे फिरते थे और हम दुआएं करते थे कि आप ना आए और आप आ जाते थे और रोज पूछते थे आज क्या पढ़ के आए, तो आप क्यों पूछती थी? आपको तो पता ही नहीं था फिजिक्स क्या होती है। ये एक और बड़ी तब्दीली आ गई है कि माँ बाप ने कहा हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा है, पैसा देना है, तालीम तुमने अब खुद ही लेनी है। हमें अचानक से एहसास हुआ कि 17 साल 364 दिन उम्र का बच्चा होता है और 17 साल 365 दिन का जब वो हो जाता है तो वो अचानक बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि अब तो हम उसको कुछ कह ही नहीं सकते। उसकी पढ़ाई अचानक से इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो हमारे बस की बात ही नहीं रहती और उसकी उम्र इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कुछ कहते हुए हमें शर्म आती है। दूसरी तब्दीली आपकी जिंदगी में ये आ गई है कि आपके माँ बाप ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी सिर्फ महदूद कर ली है पैसे तक। आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, घर देंगे जिसमें आप रहेंगे, उसकी सफाई भी खुद ही कर दिया करेंगे उस आपके कमरे की। आपको खाना पका के देंगे टाइम पे, बड़ा अच्छा खाना पका के देंगे, आपके कपड़े इस्त्री करके धुलवा के इस्त्री करवा के आपकी अलमारी में लगा देंगे, आपकी मोटरसाइकिलों में और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते रहेंगे, आपके कॉलेज की फीस बाकायदा अदा करते रहेंगे, आपको जेब खर्च देते रहेंगे। लेकिन एक चीज नहीं आपसे पूछेंगे कि सारा दिन में करते क्या हो, करते क्या हो। आपको आदत क्या थी? आपको आदत थी कि एक तरफ से टीचर खींचता था, दूसरी तरफ से अम्मा पुश करती थी, अब्बा पुश करते थे। अब्बा से तो हम तंग आ गए थे कि सिवाय पढ़ाई के और कोई बात ही नहीं करते। थोड़ी देर के लिए घर आते हैं और आके पूछते हैं पढ़े जे, मेरे पास कुछ और भी करने को है पढ़ने के अलावा, उसका भी तो को पूछें। यही रहा ना जी अब्बा के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट यही रहा ना सारा वक्त। अब्बा तो पढ़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं करते। वो अचानक से दोनों ने कहा कि भाई स्कूल ने कहा भाई यू आर ऑन योर ओन, क्योंकि ICAP कहता है यू आर ऑन योर ओन, और पेरेंट्स ने कहा तुम बड़े हो गए हो, यू आर ऑन योर ओन। सो अब आप क्या हैं? यू आर ऑन योर ओन। दोनों इंस्टीट्यूशंस
जिन्होंने आज तक आपको पढ़ाया, 12 साल 14 साल स्कूल में आपने गुजार लिए, आपकी आदतें सारी खराब करने के बाद दोनों ने अचानक से फैसला किया कि यू आर ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज नाउ यू आर नॉट 17 years 364 days old, you are now 17 years and 365 days old. Therefore you are old enough to take care of yourself. ये एक दिन के अंदर जो अकल अल्लाह ने संभाल के रखी हुई थी, जो मेच्योरिटी संभाल के रखी हुई थी, वो अचानक से रात को नाजिल हुई आपकी सालगिरह के दिन 18वीं। आपकी पर्सनैलिटी में इन्फ्यूज कर दी, आपके दिमागों में डाल दी और आप मेच्योर हो गए, बड़े हो गए। यू आर ऑन योर ओन। ये है आपकी ट्रेजेडी। सो यू आर ऑन योर ओन। और आपने भी फर्ज कर लिया कि चूंकि अब मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई है, मैं रोजाना शेव करने के काबिल हो गया हूं, खत बनाता हूं, सो आई एम ऑन माई ओन। हु आर यू टू आस्क मी? हु आर यू टू आस्क मी? हम एज कॉलेज आपकी क्लासेस रेगुलरली होल्ड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको कि आप में से 40% लोग जो हैं उनका जब दिल करेगा तब कॉलेज आएंगे, जब दिल करेगा तब कॉलेज आएंगे। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। उनको हम पूछेंगे तो वो कुछ लोग तो बड़ी रूडली कहते हैं वह मेरा दिल नहीं कर रहा था। उनको पता है वी आर टूथलेस, ये कॉलेज कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, दिल नहीं कर रहा था। कुछ लोगों के दादा इतनी दफा फौत हुए हैं कि हमें उनके नाम और उनकी तारीख वफात जो मुख्तलिफ किस्म की हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड में आई हुई हैं। इतनी दफा फौत करते हैं। नाने दादे तो होते हैं इस काम के लिए कि फौत हो जाएं तो बस अब इनको इस्तेमाल ही करते रहो सारी जिंदगी। कुछ लोग बीमार रहते हैं, इतने बीमार रहते हैं कि वो कॉलेज आ ही नहीं सकते। अच्छे भले चलते फिरते आ रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं आते उस दिन बीमार होते हैं। पहला तो ये चेंज आएगी। दूसरी, कभी क्लास टेस्ट मिस किया आप में से लोगों ने? कितने लोग हैं जो क्लास टेस्ट के दिन घर से निकलते ही नहीं थे? अब हम क्लास टेस्ट लेंगे, आप क्लास टेस्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पीआरसी में कुछ 15% लोग हैं जो नहीं देंगे। कैफ में जाके अराउंड 50% लोग हैं नहीं देंगे, क्लास टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपको आदत है सख्ती में पढ़ने की। वो सख्ती गायब हो गई, आप नहीं पढ़ेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप एक दूसरे को नसीहत करेंगे कि कोई जरूरत नहीं है टेस्ट देने की, छोड़ो, आओ कैफे में चलते हैं, आओ चलते हैं, क्या है टेस्ट लेके कर लेंगे। वो देने गया है ना पढ़ाकू, उससे लेंगे और कर लेंगे। मिड टर्म एग्जाम होगा, 50% लोग आएंगे ही नहीं कॉलेज मिड टर्म एग्जाम में। जितने आउट स्टेशन के लोग हैं वो सब घरों को चले जाएंगे, एक हफ्ते की छुट्टी। कितने लोग हैं आउट स्टेशन से, लाहौर से बाहर से कितने लोग हैं? हाँ, उनको अचानक माएँ याद आएंगी, पराठे याद आएंगे और वो कहेंगे हम तो जा रहे हैं, हमने नहीं मिड टर्म एग्जाम देना। मॉक एग्जाम पीआरसी में कोई 90% लोग दे देंगे, 10% नहीं आएंगे। कैफ में 50% लोग गायब हो जाएंगे। फीस जमा भी करा देंगे मॉक एग्जाम की, फिर भी नहीं आएंगे। क्यों? मर्जी है, मर्जी है। दिस इज द चैलेंज एक्चुअली। जो नहीं पढ़ते उनके सामने बड़ा चैलेंज ये है। ये चैलेंज ये नहीं है कि कैफ तक खत्म हो जाएगा, यहां पे आके एक और चैलेंज शुरू होगा। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई जॉब करते हैं? कोई नहीं करते हैं ना। आप क्या हैं? सब क्या हैं? आप सब स्टूडेंट नहीं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं। सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। ठीक है, यही आपकी आज तक की उम्र है, यही आज तक का आपका काम है और अगले 2 साल भी यही रहेगा कि यू विल बी ए फुल टाइम स्टूडेंट। अब जिंदगी में पहली दफा आप कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी रोज?
इस ट्रेनिंग में आने का टाइम है, जाने का टाइम ये नहीं है कि रोज ही लेट सिटिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 बजे घड़ी ने 5 बजाए और हमने अपना सामान बांधा और निकल गए, ठीक है, ऐसा नहीं। ये ट्रेनिंग फुल टाइम जॉब है, इसका नाम ट्रेनिंग है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज फुल टाइम जॉब। सुबह 9 बजे से लेकर कम से कम शाम के 5-6 बजे तक ये चलेगी, इससे आगे भी चलेगी। इसके साथ आपने क्या करना होगा? ट्रेनिंग के साथ आपने 7 या 8 पेपर्स पास करने हैं। ओल्ड स्कीम में 8 है, नई स्कीम में 7 पेपर्स हो जाएंगे। 7 पेपर्स आपने पास करने हैं। पहली दफा जिंदगी में आप काम के साथ पढ़ने जा रहे हैं, काम के साथ। आप आज इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी चेंज आएगी आपकी जिंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। जब ये आएगी तब आपको एहसास होगा कि एक जन्नत से निकले हैं और कहीं और ले आए हैं, हमें जिंदगी बदल दी है। ये एक चेंज है, चेंज आपकी लाइफ में एक चेंज आएगी। है लोग इस चेंज को कोप अप नहीं कर पाते, लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? डिसिप्लिन ही नहीं होता लाइफ में कोई। डिसिप्लिन तो पहले 2 साल में हमने वैसे ही उसका बेड़ा गर्क कर देना है ना। आधे से ज्यादा लोगों ने तो उस डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क कर देना है। वो डिसिप्लिन अब कहां से लाए? अब तो और ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है कि काम के साथ पढ़ना है। पढ़ना भी क्या है? पढ़ना यह है कि इसके बाद क्लास पढ़नी है, 6 बजे के बाद क्लास पढ़नी है, और उस क्लास को पढ़ने के बाद पढ़ना है, रिवीजन करनी है। और एग्जाम कब होगा? पहला 1 साल के बाद। 1 साल तो बहुत टाइम होता है, पढ़ लेंगे। आज नहीं पढ़ा गया कल पढ़ लेंगे। अभी तो साल रहता है। 6 महीने के बाद भी हम यही कह रहे होते हैं अभी तो साल रहता है। हम नहीं पढ़ते। इम्तिहान सर पे आ जाता है, चले जाते हैं पेपर देने के लिए। आईकैप कहता है कि 30% लोग ऐसे इम्तिहान में बैठते हैं, 30 जो इम्तिहान में बैठते हैं उनमें से 30% लोग वो होते हैं जिनके मार्क्स 10 से कम होते हैं। 10 से कम होते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स होते हैं? लेस देन 10। बड़ी तैयारी के साथ गए हैं ऐसे, वहां पे पेपर इतना मुश्किल आया कि 10 नंबर भी नहीं आए वो देश। हाँ जी, ये कहें उनके बारे में, ये कहें क्या हुआ? पढ़ा ही नहीं। बाहर निकले, पूछा लोगों ने, हाँ जी क्या हुआ? वो जी पेपर का पता ही नहीं लगा कित्थों आया सी। हाँ जी, पढ़ते तो पता चलता ना कि कहां से पेपर आया था। ये एक और डिफरेंस है। ये क्या है? ये मुश्किल नहीं है, ये डिफरेंस है। ये क्या है? एक डिफरेंस है। ये एक डिफरेंस है। आपकी आज तक की एजुकेशन और इस एजुकेशन के फर्क पता चल गया आपको? नो कंपल्शन ऑफ एजुकेशन, नंबर 1। आज तक कंपल्सरी थी एजुकेशन, अब कोई कंपल्शन नहीं रही। नंबर 2, पेरेंट्स के मुताबिक आप बहुत बड़े हो गए, अब वो आपको कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तब्दीली। तीसरी तब्दीली, काम के साथ पढ़ाई है। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, काम के साथ पढ़ाई है। ये 3 बड़े डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं ये। जो लोग एडजस्ट कर जाते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, जो नहीं एडजस्ट करते उनको पूछें तो वो क्या कहते हैं? वे बड़ी फ्रीक्वेंटली फेल्ड स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्यों नहीं पास हुए, उनके पेरेंट्स भी मिलते हैं। रिजल्ट के बाद आ जाते हैं पेरेंट्स। जब 2-3 मरतबा फेल हो जाता बच्चा, फिर आके कहते हैं उन 10 की करिए। उस वक्त अचानक से उनको एहसास होता है कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। पता है क्या जवाब मिलता है? पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहा था, पहली दफा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, प्री मेडिकल की बैकग्राउंड से आया था हमारा बच्चा, इसलिए पास नहीं कर सका। पहली दफा जब आपने फिजिक्स पढ़ी तो आप में से कितने लोग फेल हो गए? क्योंकि वो पहली दफा पढ़ रहे थे ना फिजिक्स। पहली दफा जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो कितने लोग फेल हो गए आप में से कि आप पहली दफा केमिस्ट्री पढ़ रहे थे?
पहली दफ़ा जब आप बायो पढ़ रहे थे, कितने लोग फेल हुए आप में से कि आप पहली दफ़ा बायो पढ़ रहे थे? क्यों जी? नहीं फेल हुए ना। अकाउंटिंग कहां से शुरू होगी? अकाउंटिंग की अलिफ बे से। अलिफ बे पढ़ने के लिए कितना आलम फाजुल होना चाहिए बंदे को, और कितने साल पीछे पढ़ के आना चाहिए? बच्चे को क्लास में दाखिल कराया, पहली क्लास में अलिफ बे का इम्तहान हुआ, वो फेल हो गया, माँ बाप ने क्या, पहली बारी पढ़ रहा से ना अलिफ बे। अलिफ बे पढ़ने के लिए कोई पिछली बैकग्राउंड की जरूरत है? एबीसी पढ़ने के लिए कोई प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत है? 1 2 3 4 सीखने के लिए कोई प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत है? अकाउंटिंग अलिफ बे से शुरू होगी, अकाउंटिंग की अलिफ बे से शुरू होगी। पहली दफा जो भी अकाउंटिंग पढ़ता है, जहां से शुरू होती है वहीं से शुरू होगी। पहली दफा इकोनॉमिक्स जिसको भी पढ़ाई जाती है, जहां से शुरू होती है वहीं से ये भी शुरू होगी। मैथ स्टैट्स हालांकि आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन हम इस तरह पढ़ाएंगे कि ये पहली दफा पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि जो प्री मेडिकल की बैकग्राउंड से आए हैं उन्होंने ना मैथ्स पढ़ी है ना स्टैट्स पढ़ी है। उनको ऐसे ही पढ़ाई जाएगी जैसे ये पहली दफा किसी को पढ़ाई जाती है। पहला कोर्स है, ये पहला कोर्स है। इसलिए फेल होने के बाद अकाउंटिंग को ब्लेम ना करें, इकोनॉमिक्स को ब्लेम ना करें, मैथ स्टैट्स को ब्लेम ना करें। ये पहली दफा जैसे पढ़ाई जाती है वैसे ही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। जो लोग इसको फॉलो कर लेते हैं वो पास हो जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों का काम है ऐसी बातें करना, आखिर इन्होंने कुछ तो कहना था ना, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया ओरिएंटेशन में, कुछ तो कहना था, तो यही बातें कर दी उन्होंने। बाकी पास तो कब होते हैं इंसान? जब अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह का तस्वर भी माशाल्लाह ऐसा है कि वो कभी मोटरसाइकिलें गिरा देता है। मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, ठीक है जी, हम 1 व्हीलिंग कर रहे थे, मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, पूछा क्यों है? अल्लाह की मर्जी। वो साढ़ा ते अल्लाह भी पुठा जे, हमने तो अल्लाह भी वो बनाया हुआ है जो सारे काम ही उल्टे करता है। बच्चा फेल हो गया, क्या हुआ जी? अल्लाह की मर्जी। ओ भाई जिम्मेदारी लो कि हाँ जी क्यों फेल हो गए? पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था, जिम्मेदारी लो। पढ़ने से पास होते हैं, ना पढ़ने से फेल हो जाते हैं। सीधा सीधा असूल है उसका। कोई ऐसा बंदा मिला आपको, पढ़कर फेल होने वाले तो मिले होंगे आपको, लेकिन कोई ऐसा भी मिला जो ना पढ़ता और पास हो गया हो? कभी स्कूल आया ही नहीं, कभी उसने किताबें खोली नहीं और उसके 90% नंबर आ गए। कोई ऐसा भी मिला आपको? तो ये तो असूल वाज़ेह है ना कि भी पढ़े बगैर पास नहीं होंगे, तो इसी को फॉलो कर लें। हाँ जी, कोई सवाल है आपका? अब सवाल ये है कि पास होने के लिए करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? ठीक है, पास कैसे होना है? 3 मरतबा इम्तहान देकर, 4 मरतबा इम्तहान देके। रोज आज कुछ मुझे डस्टर नजर नहीं आ रहा, ये रहा। हाँ भाई, कितनी दफा में पास होना है? 3 मरतबा। ये तो हर पीआरसी के एग्जाम्स हर 2 महीने बाद होंगे, कैफ और सीफैप के एग्जाम्स हर 6 महीने बाद होंगे, तो बड़ा टाइम है इम्तहान पास करने के लिए। एवरी 6 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स, कितने दफा में आपने पास होना है? कितने? फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों? क्यों क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है? नंबर 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अच्छी फर्म की अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं तो। और देखें यार, जब इंसान फेल होता है ना तो एकदम से उसका मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी पैदा हो जाती है।
फेल होने से? ट्रू फॉल्स? ऑल फॉल्स, ऑल फॉल्स। सो क्या होगा फेल होके? डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेटेड आदमी अगला एग्जाम बड़ी आसानी से पास कर लेता है, हाँ या ना? नहीं करता ना, वो बड़ा पॉजिटिव होता है लाइफ के बारे में, हाँ या ना? ना, ठीक है ना। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, हाँ या ना? ना। ये भी फायदे हैं पास होने के। जिंदगी की रौनक किस चीज से है? कॉन्फिडेंस से है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से है? मोटिवेशन से है या डीमोटिवेशन से है? मोटिवेशन से है ना, ठीक है। सो सेल्फ स्टीम आपकी बढ़ती है फर्स्ट टाइम में, इसलिए फेलियर इज नॉट ए गुड थिंग। आपको मिलेंगे ऐसे लोग, हमें भी मिलते थे यार। मैं जब पहली दफा पढ़ाने के लिए आया ना, तो आई वॉज 27 ईयर्स ओल्ड। मैं फाइनल की क्लास में जब गया अपनी, तो उस क्लास में जितने लोग थे ना, वो सब मुझसे उम्र में बड़े थे। आई वॉज द यंगेस्ट इन दैट क्लास, और मैं इधर खड़ा हुआ था, वो सारे इधर बैठे हुए थे। उनमें से भी बाज लोगों ने कहा कि देखें हमारा तो माशाल्लाह तजर्बा बहुत है, क्योंकि हमने एक एक सब्जेक्ट 3-3, 4-4 मरतबा पढ़ा हुआ है। सो हमारी नॉलेज ज्यादा है हमारी नॉलेज आपसे ज्यादा है, क्योंकि हमने 3-3, 4-4 मरतबा पढ़ा है एक एक सब्जेक्ट को। तो कहने वाले तो अभी भी आपको कहेंगे कि देखो फर्स्ट टाइम में पास हो गए, किताब एक दफा पढ़ी, नॉलेज कम है। 3-4 मरतबा पढ़ोगे तो फिर नॉलेज होगी ना तुम्हारी। सो फर्स्ट टाइम में पास कैसे होना है, अब आइए उस पर चलते हैं। हमने उसके लिए एक बड़ा सिस्टम बनाया हुआ आपके लिए। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर लें तो आप फर्स्ट टाइम में पास कर लेंगे सारे एग्जाम्स। सिस्टम क्या है? अटेंडेंस। क्लासेस बड़ी बाकायदगी से होंगी, हमारे यहां बहुत बाकायदगी से क्लासेस होती हैं। हर रोज टीचर आ जाएंगे, पढ़ाएंगे। आप मिन्नतें करेंगे सर आज दिल नहीं कर रहा। 90% लोग आपको कहेंगे यार दिल करे ना करे पढ़ लो भाई, क्योंकि ये एक लंबा कोर्स है, बड़ा लंबा कोर्स है ये, इसके सिलेबाई बहुत ज़्यादा हैं, इसमें एग्ज़ाम में चॉइस नहीं है। ये पता है ना आपको, ये पता है ना सबको कि सिलेबाई बहुत लंबे हैं। स्टैटिस्टिक्स जो आपको हम पढ़ाएंगे, 50 नंबर की स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, एक सेमेस्टर में पढ़ाएंगे सिर्फ। मैंने वो स्टैटिस्टिक्स उससे थोड़ी सी कम 2 साल में पढ़ी थी इंटरमीडिएट में, और 2 साल में पढ़ी थी ग्रेजुएशन में। वो स्टैटिस्टिक्स हम आपको 4 महीनों में, 4.5 महीनों में पढ़ा देंगे 50 नंबर के लिए। मैंने 200 नंबर का इम्तहान दिया था जब मैंने कॉलेज में वो पढ़ी थी। सिर्फ एक आइडिया आपको देने के लिए कि ये सिलेबाई कितने लंबे हैं, लंबे सिलेबस हैं। लेकिन मैंने 2 साल में जितने घंटों में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, हम आपको वो स्टैटिस्टिक्स 4 माह में उतने घंटे दे के पढ़ा देंगे। सो देयर इज लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्लासेस। आप अटेंडेंस रखें। कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट 100%? व्हाई नॉट 100%? योर एम शुड बी 100%। 1-2% कभी बीमारी में रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर दिया करते हैं आपका। इसके बाद हम बड़ी बाकायदगी से आपके क्लास टेस्ट लेंगे। हर टॉपिक का क्लास टेस्ट होगा। एक एक सब्जेक्ट के 12-12, 13-13 टेस्ट हमारे यहां हो रहे होते हैं। मिनिमम 9, मैक्सिमम 13, इस रेंज के अंदर हमारे टेस्ट वेरी करते हैं। क्लास टेस्ट देंगे आप तो क्या फायदा होगा? टाइमली रिवीजन है इसका ऑब्जेक्टिव। क्या है? टाइमली रिवीजन। क्लास टेस्ट के बाद हम आपका एक मिड टर्म एग्जाम लेंगे। मिड टर्म एग्जाम लेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि अब तक जितना पढ़ा है उसका एक इकट्ठा इम्तहान देके देखें कि वो कोप अप होता है या नहीं होता। एक और रिवीजन कर लें। एक एक टॉपिक का टेस्ट पास करना आसान है, 5 से 6 टॉपिक्स का टेस्ट पास करना जरा मुश्किल हो जाता है। वो बताए जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम आपके मॉक एग्जाम्स लेंगे। पीआरसी में ये 2 मॉक एग्जाम्स होंगे, 2 मॉक लेंगे, उसके बाद एक ही हुआ करेगा कैफ वगैरह में। मॉक एग्जाम होंगे। आप ये मॉक एग्जाम दें,
क्या ऑब्जेक्टिव है? सारे सिलेबस को आईकैप के एग्जाम में बैठने से पहले खुद टेस्ट कर लेंगे हम आपका, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी क्या खामियां हैं, वीक एरियाज क्या हैं। आप रिमेनिंग डेज में उन वीक एरियाज पे फोकस करें, आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी। ये जो 4 स्टेप्स हैं, रोज कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? ये जो 4 स्टेप्स हैं आपके, ये अगर आप फॉलो कर लें, रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लासेस, क्लास टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम्स, मॉक एग्जाम्स, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये 4 चीजें जिन्होंने की हों, उनका रिजल्ट अराउंड 90 to 100% होता है। 90 to 100%। ठीक है। एक चैलेंज और है इसके साथ। वो चैलेंज क्या है? 5 पेपर्स। 5 पेपर्स हैं ये 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर नहीं है। ये कितने पेपर्स हैं? 5 पेपर्स हैं जो आपने देने। 5 पेपर्स, यानी आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स रेगुलरली पढ़ने पड़ेंगे। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3। लेकिन आपको मैं क्या बता रहा हूं, आप तो 7-7, 8-8 सब्जेक्ट्स पास करके आ रहे हैं। कोई नई चीज तो नहीं है ना? ठीक है। सिर्फ नयापन क्या है इसमें? नयापन यह है कि सिलेबस लंबा है, पेपर में चॉइस नहीं होती, डेटशीट 1 महीने पे फैली हुई नहीं होती। आपके एग्जाम शुरू हुए थे 22-23 अप्रैल के करीब, क्यों जी? ऐसे ही थे ना? और खत्म हुए 31 मई को। नहीं, उससे पहले खत्म हो जाते अगर जंग ना होती तो। 18-19 को खत्म हो जाते हैं ना। अभी प्रैक्टिकल सबके रहते हैं। तो तकरीबन 1 महीना या 27-28 दिन तक एग्जाम चले हैं। यहां पर 5 पेपर्स का मतलब कितने दिन होगा? 5 डेज। 5 डेज। जब भी आप पेपर्स दे रहे होंगे, हफ्ते 8 दिन के अंदर आईकैप के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। सो लंबी डेटशीट नहीं है, 3-3, 4-4 दिन के गैप वाली डेटशीट नहीं बनती आमतौर पे। सिलेबस लंबा है, पेपर में चॉइस नहीं है, वन आफ्टर द अदर एग्जाम्स आ रहे हैं। ये चैलेंज है। इसी चैलेंज को सामने रखकर ये सारी रूटीन बनाई गई है कि आप रेगुलरली पढ़ते रहें, रेगुलरली पढ़ते रहें। ठीक है। तो अब ये किसने सब कुछ करना है? आपने करना है। ठीक है। और आपने सबसे पहले क्या सीखना है? आप बड़े हो गए हैं। पहले तो ये सीखे ना, सोसाइटी ने तो आपको कह दिया आप बड़े हो गए। अब आपने सीखना है कि आप बड़े हो गए। आप अगर बड़े नहीं हुए होंगे, बड़े नहीं होंगे, तो ये सब कुछ आप नहीं करेंगे। ये जो ताज़ा ताज़ा आपको आज़ादी मिली है, इसका आप इतना गलत इस्तेमाल करेंगे कि आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। ये प्रोफेशन एक मुसीबत बन जाएगा आपके लिए। पास हो रहे हैं तो बड़ा आसान है, नहीं हो रहे तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं जिसमें आपने बैलेंस करना है। हाँ जी, कोई सवाल है आपका? अच्छा जनाब। आपको लोग कह रहे होंगे भाई नई स्कीम आ रही है, अभी क्यों दाखला लेते हो? उसमें तो कितने पेपर्स होंगे? 3 पेपर्स होंगे। 3 पेपर्स होंगे। ठीक है। जरा मैं इस पे बात कर लूं, क्योंकि आपको रोज कोई बंदा आके कहेगा कि यार तू केड़े चक्कर पै गया, 5 पेपर वाले, तू 3 पेपर वाली स्कीम क्यों नहीं जाता पाया? पहली चीज तो ये है कि अप टू नवंबर जितने भी आईकैप के एग्जाम्स होंगे वो सारे ओल्ड स्कीम में होंगे, क्योंकि अभी तक नई स्कीम नोटिफाई नहीं हुई। अगर ये जून का महीना भी गुजर गया तो इसका मतलब है जनवरी में भी जो एग्जाम होगा वो भी ओल्ड स्कीम में ही होगा, नोटिफाई नहीं हुई। एक नोटिफिकेशन का सिस्टम है गवर्नमेंट का कि जब तक सरकारी गैजेट में नहीं इसका जिक्र आ जाएगा तब तक ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। और आईकैप ने कहा है कि गैजेट में जिस दिन आएगी उसके 6 महीने बाद से ये एप्लीकेबल होगी। तो मई 31 गुजर गई, अब अगर गैजेट में आज भी आ गई तो नवंबर तक 6 महीने पूरे नहीं होने वाले इसके। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो 3 पेपर्स हैं, इनमें से एक तीसरा पेपर जो है वो 2 पेपर से मिलकर बना है,
जो पुरानी स्कीम के 2 पेपर्स हैं उनसे मिलकर बना है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इससे मिलकर बना है। इससे क्या आसानी हो जाएगी? आसानी हो गई या मुश्किल हो गई? हाँ जी, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर मिलाकर एक कर दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको इकट्ठा दें, तो ये आसान है या 2 अलग अलग पेपर आसान है? ठीक है, सो ये आसानी नहीं होने वाली, एक मुश्किल पेश आने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि BWCS का पेपर, जो अकाउंट इंग्लिश का पेपर है, वो बज़ाहिर ख़त्म हो गया है, लेकिन न्यू स्कीम में एक नोट है कि ICAP इंग्लिश की टेस्टिंग के लिए कोई और सिस्टम डिवाइस करेगी। अभी तक किया नहीं है, करेगा। ठीक है, अभी तक किया नहीं है, यानी कि वो पेपर भले ख़त्म हो गया 50 नंबर का, 100 नंबर का, लेकिन ये नहीं है कि उसकी कोई टेस्टिंग नहीं होगी। कोई ना कोई टेस्टिंग होगी। क्या होगी ये आज कोई भी नहीं जानता। तो कितने पेपर हैं न्यू स्कीम में? वही 5 हैं, वही 5 हैं। एक का पता नहीं कि क्या होगा, 2 मिलाकर एक कर दिया है और 2 इंडिपेंडेंट ही चल रहे हैं, QM और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है भाई, तो इसलिए कौन सी स्कीम में इम्तहान देना है? ओल्ड स्कीम, 5 पेपर्स वाली स्कीम में हमने इम्तहान देना है, क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर तक हो जाएगा। अगर आप टाइम ज़ाया करके इंतज़ार करेंगे जनवरी का, तो हो सकता है जनवरी से ये मार्च में चला जाए, और जितना आप लेट करते जाएंगे आपका कैफ लेट होता जाएगा। ठीक है, तो पढ़ें, इम्तहान दें, ख़त्म करें, आगे बढ़ें। अच्छा जी, PRC के बाद क्या होगा? कितने पेपर्स? 8 पेपर्स। ज्यादा कितने दे सकते हैं? ग्रुप ए के जब तक 2 पास नहीं होंगे तब तक ग्रुप बी में नहीं जा सकते, लेकिन मैक्सिमम पेपर्स 5 अलाउ किए ना ICAP ने, 4 ही रह गए। ठीक है जी, 4 पेपर से ज्यादा आप नहीं दे सकेंगे, यानी आप चाहें तो 2 अटेम्प्ट्स में ग्रुप ए और ग्रुप बी पास कर सकते हैं, और किए भी हैं लोगों ने, बहुत से लोगों ने किए हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो ट्रेंड है वो ये है कि स्टूडेंट्स इसको 3+3+2 या 2+3+3 करता है, 8 ऐसे करते हैं। ठीक है जी, आमतौर पे ये है, लेकिन 4+4 भी पॉसिबल है, डूएबल है। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट डू इट। अच्छा जी, पेपर्स के नाम सबको पता है? आने से पहले पेपर्स के नाम तो मालूम कर लिए ना कि PRC में कौन से पेपर्स हैं? क्यों भी पता है? क्या है जी पहला पेपर? BWCS, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। नंबर 2 QM। नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये 5 पेपर्स हैं जी आपके। कितने घंटों का इम्तहान होगा PRC का? 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और कितने नंबर होंगे हर पेपर के? 100 होंगे। ठीक है, ये पेपर्स कागज के ऊपर किए जाएंगे या कंप्यूटर पे बैठ के किए जाएंगे? कंप्यूटर पे किए जाएंगे। ये MCQs होंगे या कुछ और होगा? MCQs होंगे, सिवाय एक पेपर के। BWCS इज नॉट फुल्ली MCQs, इसका 60% जो है वो आपने लिखना होगा। कागज पे या कंप्यूटर पे? कागज पे या कंप्यूटर पे? कंप्यूटर पे लिखना होगा। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने इससे पहले कंप्यूटर पे बैठ के कोई एग्जाम दिया है? कौन सा? अच्छा, 3 आपके क्लियर हो गए ना, तो वो तो आप PRC में ही दिया ना। PRC से पहले तो कोई एग्जाम नहीं दिया किसी ने 3 पेपर कंप्यूटर पे बैठ के। सो ये पहली दफ़ा आप कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देने लगे हैं। CFAP के सारे पेपर्स, CFAP और MSA के सारे पेपर्स आपके कंप्यूटर पे बैठ कर ही होंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे आप। ठीक है, कैफ के भी मुझे लगता है कि आपके आने के बाद
कुछ ना कुछ पेपर्स आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और अगले 2, 3, 4 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी सारा कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। अच्छा जी, सिर्फ पढ़ाई या कुछ और भी है? सिर्फ ये पेपर्स हैं? ICAP कहता है नहीं, पेपर्स के अलावा भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो आपके 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज रखे गए हैं, 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। 2 कोर्सेज कैफ के साथ रिलेटेड हैं और 1 कोर्स CFAP के साथ रिलेटेड है। ये 2 कोर्सेज कौन से हैं? क्यों भाई, कौन बताएगा? MS ऑफिस, ठीक है जी, और दूसरा PP पर्सनल इफेक्टिवनेस का कोर्स है। ये जो पहला कोर्स है, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको लैब में ले जाएंगे, MS ऑफिस सिखाएंगे, ठीक है। कितने लोगों को एक्सेल आता है आप में से? चले, अभी तक मेजॉरिटी को एक्सेल नहीं आता, कोई बात नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो कहते हैं कि आप फर्म में जाएंगे तो वहाँ पे भी कागज़ पेंसिल कोई नहीं है, वहाँ भी सारा काम आप कंप्यूटर पे ही करेंगे। लिहाजा आपको वर्ड आना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, इसलिए ये आपको MS ऑफिस में ये सब कोर्सेज सिखाए जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि भाई आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ज़रा हमें एक डिफरेंट स्किल सेट भी चाहिए। इसके लिए वो स्किल सेट है अच्छी प्रेजेंटेशन का, अच्छी तरह तैयार होकर दफ्तर आने का, लोगों से अच्छे तरीके से बात करने का, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होने का, ये सारी स्किल्स भी हमें चाहिए। तो हम इसके लिए कोर्स करवा रहे हैं 70 आवर्स का PP, ICAP का रिक्वायर्ड कोर्स है। ये दोनों कोर्सेज अगर आपने नहीं किए होंगे तो आप फर्म में ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका रजिस्टर नहीं हो सकेगा। लिहाजा कैफ के दौरान में ही आपने करना है, और इसको आपने करना है सूनर द बेटर पे, आखिरी पेपर्स तक इसको उठा के नहीं रखना, शुरू में ही इसको कर लेना है। तो जैसे ही आपका PRC कंप्लीट होगा, हम फ़ौरन आपके ये कोर्सेज स्टार्ट करा देंगे। आप चाहें तो दोनों कोर्सेज एक दफ़ा में पढ़ लें, चाहें तो एक दफ़ा एक पढ़ें और दूसरी दफ़ा दूसरा कोर्स अटेंड करें। जब आप CFAP में जाएंगे तो वहाँ जाकर एक तीसरा कोर्स आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स का, वो भी आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोर्स पहले आपने किया हुआ हो, इसके बगैर हम आपको ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में नहीं बिठाएंगे। सो जैसे ही आपका फर्म में ज्वाइनिंग होती है, आपको फ़ौरन ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑडिट एंड एश्योरेंस आमतौर पे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में देते हैं, यानी 1 साल के बाद दे देते हैं। ये हम आपको इन कोर्सेज़ के बारे में और भी ओरिएंटेशन देंगे। ये जो आपके ओरिएंटेशन अभी होनी है 2-3 और, उनमें इन कोर्सेज़ के बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये कोर्सेज़ क्या हैं, आपको कैसे करने चाहिए। इसमें भी आपको मैं अभी से एक बात बता दूं कि मार्केट में लोग हैं जो ये सर्टिफिकेट्स इसके बेचते हैं, सर्टिफिकेट्स बेचते हैं। आप उनके पास जाएं, फ़ीस जमा कराएं, आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक डेट बताएंगे, उस डेट पे जाएं, सर्टिफिकेट ले आएँ। ठीक है, कितना आसान काम है। ऐसे ही कौन कोर्स अटेंड करता फिर? क्यों जी, ठीक है ना, एक नई मुसीबत है, वो सर्टिफिकेट ही है। ICAP ने एक तो ये कहा है कि भाई जब नई स्कीम आ जाएगी तो उसमें आप पे तो नई स्कीम कैफ की मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई होगी, तो उसमें ये दोनों कोर्सेज की इवैल्यूएशन हम करेंगे। आज इसकी इवैल्यूएशन कॉलेज करता है, ICAP कहता है हम करेंगे, यानी वो इम्तहान लेंगे इन दोनों का भी। तो जिसने सर्टिफिकेट खरीदा हुआ होगा वो इम्तहान में क्या करेगा? पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक, वो ये है कि आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? कि आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको ऑडिट करना आना चाहिए, आपको टैक्स का पता हो, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा।
आप किस पोजीशन पे काम करेंगे ये बताएं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप किस पोजीशन पे काम करेंगे? आप बड़ी सीनियर पोजीशन पे काम करेंगे, आप बिजनेस मैनेजर होंगे। ये बिजनेस करने के पैसे देते हैं आपको, डेबिट क्रेडिट करने के पैसे नहीं देते। डेबिट क्रेडिट तो हमसे बेहतर अब सॉफ्टवेयर करने लग गई हैं। ये जो मार्केट में पैसे मिलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये किस चीज के मिलते हैं? ये बिजनेस करने के मिलते हैं। हम मुख्तलिफ कंपनीज में काम जो करते हैं, हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस जो लोग हमसे करवा रहे हैं वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं अपने पैसों का, कि आप हमारे सप्लायर से निगोशिएट करें। निगोशिएशन में मैं कट भी रख सकता हूं ना अपना, तो मुझे ये पावर दे रहे हैं। आप हमारे चेक सिग्नेटरी हैं, बैंक से पैसे आपके सिग्नेचर से मिलेंगे, मालिक खुद साइन नहीं कर रहा, आप साइन कर रहे हैं। वो आप पे क्या कर रहा है? ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रस्ट कर रहा है। आप जाएं बैंक से निगोशिएट करें लोन चाहिए हमें, ट्रस्ट कर रहा है। आप जिस पे ट्रस्ट किया जाता है उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए ना। जो बंदा खुद सर्टिफिकेट्स खरीदता हो, उससे कल मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि ही विल बी ए वेरी एथिकल पर्सन। क्या लगता है आपको? सही में एजम्पशन मेरी सही होगी कि गलत होगी? गलत होगी ना। और फिर ये क्या होगा? ये अनएथिकल आदमी जो है ये काम करता रहेगा, फिर ये रोज़े हशर इसका हिसाब किताब होगा। पैसे बनाता रहेगा, और जब ये आखिरत में अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा तो वहाँ पे फिर नामा अमाल खोला जाएगा और उसको कहा जाएगा तू फलाने बंदे तो इन्हीं कमीशन लेती सी, होता जवाब दे। ऐसे होने वाला है? नहीं भाई, काफ़ी सारे हिसाब किताब इसी दुनिया में हो जाने हैं। हमने देखा है कि इस किस्म के लोग जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि ये लोग जल्दी पकड़े जाते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर इनको कोई नहीं लेता, फिर ये मार्केट में मारे फिरते हैं, फिर ये छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, शहर बदलते हैं, मुल्क बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, ये पकड़े जाते हैं। इनकी एक रेपुटेशन लेकिन इनसे आगे चल रही होती है कि इसको ना रखना भाई, ये फलानी जगह फ्रॉड करके आए। इनकी तरक्की रुक जाती है। इनको ऐसे कामों पे रखा जाता है जिसमें कोई ट्रस्ट नहीं करना पड़ता किसी पे। सारे ऐसे काम दिए जाते हैं। आपको मार्केट में मिलेंगे 15 लाख महीने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1.5 लाख 2 लाख महीने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक साथ क्वालिफाई किया था दोनों ने। क्या फ़र्क है? एक फ़र्क एथिक्स का है, दूसरा फ़र्क पर्सनैलिटी का है। ये पीपी आपकी पर्सनैलिटी बनाने वाला है। उन्होंने सर्टिफिकेट खरीद लिया था, वो जो स्किल सीखनी थी वो उन्होंने नहीं सीखी। बड़े फ़र्क है उनमें। सो अनएथिकल काम करेंगे तो इस प्रोफेशन में आपकी तरक्की नहीं होगी। आपको लगेंगे लोग, अनएथिकल लोग मिलेंगे, आपको नजर आ रहे होंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ी तरक्की कर रहा है। ये तरक्की शॉर्ट लिव्ड है। जिस दिन वो पकड़े गए उस दिन उनके साथ अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए आप तरक्की करना चाहते हैं, बी एथिकल। ठीक है? जो अल्लाह ने आपको तालीम भिजवाई है उसको ये ना समझेंगे सारी मरने के बाद की है। मरने के बाद सच बोलना होगा। जिंदगी में सच बोलने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद दयानतदारी से काम करना होगा। जिंदगी में दयानतदारी से काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। कौन कामयाब होता है इस दुनिया में दयानतदारी से? कौन कामयाब होता है सच बोलने से? कहां सच बोल सकते हैं? ये ना सोचे। ये इसी दुनिया के लिए अहकामात हैं सारे। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात? सो बी एथिकल, डोंट बाय सर्टिफिकेट्स। You will lose an opportunity to learn something new and useful जब आप सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा भाई, एक जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो कहाँ नौकरी मिलेगी आपको? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी मिल सकती है? हाँ जी, बाहर भी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, बाहर भी मिल सकती है। बाहर कहाँ पे? बाहर कहाँ पे? किसी दूर दराज के अफ्रीकन कंट्री में, क्योंकि पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन कौन मानता है? बर्किना फासो, नाम सुना है?
पिछले दिनों अखबारों में भी चल रहा था, कोई वहाँ पे भी मेरे ख्याल कूशू हो गया है, कोई सिविल वॉर चल रही है, इसलिए अखबारों में नाम आया था उसका भी। वहाँ पे सूडान में नहीं भाई, मिडल ईस्ट में जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। मिडल ईस्ट में बड़ा पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यूएई में, सऊदी अरब में, ओमान में, कुवैत में, कतर में बड़ा पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और यूरोप जाते हैं या नहीं जाते पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट? जाते हैं। इंग्लैंड में भरे पड़े हैं, इंग्लैंड तो भरा पड़ा है, और भी जगहों पे जाते हैं, इंग्लैंड के अलावा भी यूरोप के और मुल्कों में भी जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं नहीं जाते? बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सारी दुनिया में आपकी एक रिकग्निशन है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप कहते हैं अब मुझे लोकल क्वालिफिकेशन चाहिए। लोकल क्वालिफिकेशन, पहली चीज़ तो आप ये कहते हैं लोकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए मुझे, क्योंकि उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोबारा पास करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन सीए? करना पड़ेगा? नहीं। ऑस्ट्रेलिया कहता है हम आपकी क्वालिफिकेशन को मानते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन को मानते हैं, लेकिन आपको 2 दिन की एक वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। यानी 2 दिन तक आप आएँ, हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे, आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुने, उसके आखिर में हम एक टेस्ट लेंगे आपका। अगर आपने वो पास कर लिया तो आप ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंग्लैंड कहता है कि आप पाकिस्तान से सीए करके आए हैं, अच्छा आपका सीए अच्छा है। ये मुझे खुद उनके सीईओ ने कहा कि योर क्वालिफिकेशन इज़ गुड। मैं जब ICAP का प्रेसिडेंट था तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा योर क्वालिफिकेशन इज़ गुड। इंग्लैंड एंड वेल्स के जो ICAW है, इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड वेल्स, उसके सीईओ ने मुझे कहा योर क्वालिफिकेशन इज़ गुड। वो हमें कहते हैं कि आपको 3 पेपर पास करने पड़ेंगे, आप बन जाएंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे। 5 साल अगर हो गए तो फिर तो आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जस्टिफाई करना है, हमारे कुछ सवालों की रोशनी में अपना एक्सपीरियंस जस्टिफाई करना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, कुछ नहीं और करना पड़ेगा। कनाडा कहता है हम आपकी ट्रेनिंग मानते हैं, आप सिर्फ हमारे एग्जाम्स दे लें थोड़े से। अमेरिका कहता है आप ठीक हैं लेकिन आपको अमेरिकन एग्जाम्स देने पड़ेंगे, वो किसी की भी नहीं मानता, वो कहते हैं सबको एग्जाम देने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल एग्जाम है CPA के, 4 पेपर्स हैं कुल, और हमारे लोग वो आराम से पास कर लेते हैं 4 पेपर्स, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन वर्ल्ड वाइड मानी जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें आता है। प्रॉब्लम क्या आता है? वो कहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन एक नॉन ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं। हमारे जो क्रेडिट आवर्स का सिस्टम है उसमें आपके क्रेडिट आवर्स कम हैं, आप CPA के लिए एलिजिबल उस वक्त होते हैं जब आपके क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएं, तो आपके क्रेडिट आवर्स कम हैं, क्या करें? उस वक्त हम कहते हैं अच्छा ग्रेजुएशन करते हैं। वो आसान काम नहीं होता। UAE जाएं तो वो कहते हैं हाँ आप आएँ, यू आर मोस्ट वेलकम। कितनी सैलरी? हम कहते हैं हमारी सैलरी है 35,000 दिरहम। वो कहते हैं अच्छा ये तो मैनेजर की सैलरी है। मैनेजर तो हमारे यहाँ ग्रेजुएट होता है, उसको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, आप ग्रेजुएट नहीं हैं, हम आपको मैनेजेरियल वीज़ा नहीं देंगे, मैनेजेरियल वीज़ा नहीं देंगे। ये एक प्रॉब्लम है जो हमें दुनिया भर में फेस करनी पड़ती है। उसके लिए हमने एक बंदोबस्त किया हुआ है पैक में। बड़ी रिसेंटली हमने एक अरेंजमेंट किया है एक यूनिवर्सिटी के साथ, वो बड़ी ऑल पाकिस्तान बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी है, रिफा यूनिवर्सिटी। हमने उनको कहा है कि भाई ये जो हमारा CA है ये आपकी ग्रेजुएशन से बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, इसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, इसमें इंटरनल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो आप हमारी क्वालिफिकेशन को जो हमारे पास पढ़ रहा है उसको समझे रिफा में पढ़ रहा है, और आप उसको डिग्री दे दें 4 साल के बाद। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात, सिर्फ फ़र्क ये है कि HEC ने 10 जनरल कोर्सेज भी स्पेसिफाई किए हुए हैं। टेक्निकल कोर्सेज तो आपके हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जनरल कोर्सेज जिसमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, एक कोई लैंग्वेज, कोई साइकोलॉजी, 10 या 12 जनरल कोर्सेज जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे, आपके बच्चों को भी करने पड़ेंगे, हम आपको डिग्री दे देंगे।
यानी आप कह लें कि अगर 32 क्रेडिट आवर्स की ग्रेजुएशन होती है तो उसमें से वो कोई 24-25 क्रेडिट आवर्स हमारी पढ़ाई को देने को तैयार हैं, और रिमेनिंग के लिए वो कहते हैं कि आपको ये कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। वो 4 साल में उन्होंने फैला दिए हैं मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में, ताकि उसका बोझ ना पड़े। ये नहीं कि एक ही सेमेस्टर्स में करने पड़ेंगे, 8 सेमेस्टर्स पे उनको 12 कोर्सेज को फैला दिया है। आप ये अगर कर लेते हैं तो आपको साथ ही यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिल जाएगी। सीए करने से पहले आपको रिफा की डिग्री भी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मैपिंग उन्होंने की है वो पीआरसी से लेकर सीफैप तक सारे सब्जेक्ट्स ही करके अपने को 18-19 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें कहा है कि जी आपके एग्ज़ाम्स जो पास कर लेगा, इंटरनल एग्ज़ाम्स और हमारा फाइनल टर्म एग्ज़ाम रिफा का, हम उसको मान लेंगे। यानी अकाउंटिंग आपने पीआरसी में पढ़ी, अकाउंटिंग का टेस्ट वो भी ले लेंगे आपका। आपने उनका टेस्ट पास कर लिया तो जो आपने पैक में क्लास अटेंड की वो आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी, जो आपने हमारी क्विज़ेस दी वो आपकी क्विज़ेस काउंट हो जाएंगी, जो आपने हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम दिया वो नहीं, रिफा में जाके एक मिड टर्म एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। वो बहुत आसान सारी चीज़ें हैं हमारी इस पढ़ाई के मुकाबले। हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल है उनके मुकाबले में, बड़ी लंबी है। सो रिफा की डिग्री जो है वो जब आपको मिल जाती है तो आपके जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि यूएस में जाके आपको प्रॉब्लम आएगा, कनाडा में आएगा, इमिग्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। इमिग्रेशन में भी ग्रेजुएशन के मार्क्स अलग हैं, इमिग्रेशन में पॉइंट्स अलग हैं, और वो पॉइंट्स हमें नहीं मिलते। हमें इंतज़ार करना पड़ता है 5 साल की क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, तब जाकर हमें ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं हम। सो वो जो मसाइल हैं आपके वो सारे इस डिग्री से सॉल्व हो जाएंगे, रिफा की इस डिग्री से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यूएई में और सऊदी अरब में जो डेफिनेशन है ग्रेजुएशन की वो ये है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में फिजिकली 4 साल तक क्लासेस पढ़ी हों तो फिर हम आपको ग्रेजुएट मानते हैं, वरना एग्जाम्पशन की बेसिस पे बहुत डिग्रियां मिलती हैं। इस वक्त भी बहुत डिग्रियां मिलती हैं एग्जाम्पशन की बेसिस पे, लेकिन वो कहते हैं कि आपको फिजिकली जब तक अटेंड नहीं करेंगे हम इसको ग्रेजुएशन नहीं मानेंगे। अच्छा भाई, कितनी देर पढ़ना पड़ता है? लोगों ने तो आपको 8 और 10 घंटे बताया, आप बताएं। अब मैं बिल्कुल एंड करने लगा हूं तो मैंने कहा जरा पढ़ाई की बात भी कर ही लें। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? हाँ जी, इतने इतने ठीक है जी। हमारे एक स्टूडेंट हैं, तो बड़े पुराने हो गए, बड़े सीनियर पोजीशन पे पेप्सी में काम करते हैं वो, उनकी इंटरनेशनल बिजनेस में है। उनके एक ज़माने में वो आईकैप के गोल्ड मेडल्स के रिकॉर्ड होल्डर थे। उनके सीफैब में 4 गोल्ड मेडल्स थे, एक उनका कैफ में गोल्ड मेडल था। तो हमने उनको पूछा कि भाई आपने माशाल्लाह इतने सारे गोल्ड मेडल लिए, तो आप बताइए कि आप कितना पढ़ते थे? कितना पढ़ता होगा वो बंदा, इसने 4-5 गोल्ड मेडल आईकैप में ले लिए। टू आवर्स। लेकिन उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा जी ये 2 घंटे जो है ना, ये मैं हर रोज जरूर पढ़ता था। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता था तो कई दफ़ा मैं रात को 1 बजे वापस आता था ट्रेनिंग करके, लेट सिटिंग हो रही होती थी। मैं सोने से पहले 2 घंटे ज़रूर पढ़ता था। ये 2 घंटे मैं कहता था ये मेरे घंटे हैं, ये मैं ज़रूर करूँगा। 2 घंटे वो कहता है जी मैंने कभी स्किप नहीं किए 2 घंटे। ठीक है, चले हम कहते हैं उसके नहीं हमने कराया, स्कैन करा लेते दिमाग का तो पता चलता कि अंदर एक ही ब्रेन है या 2 हैं। वो तो हमने नहीं कराया, लेकिन हम कहते हैं चलें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा किसी को, तो कितना लग जाएगा? 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स, ठीक है। 3 to 4 आवर्स इज लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। इस मसरूफियत की ज़िंदगी में कहाँ से इतने घंटे लाएं रोज़? नहीं आ सकते ना।
मुश्किल है ना, कितना काम करना होता है। घर का काम देखें ना, घर जाते हैं, अम्मा ने चीज़ें रखी होती हैं, जाओ ये लेके आओ, वो लेके आते हैं, कहते हैं ओ यार भूल ही गई सा मैं, जा फिर जा। बंदा कैसे ले पड़े? हाँ जी, कैसे ले पड़े बंदा? सही है ना जी। बाहर के मुल्कों में देखें ना कितनी जिंदगी आसान होती है। बच्चे आते हैं स्कूल से 14, 15, 16 साल की उम्र के, उसके बाद वो फारिग होते हैं, वो 3-4 घंटे जाके जॉब करते हैं, घर आते हैं, कोई काम नहीं होता उनको, तो वो कहते हैं चलो अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं। खाने का वक्त होता है, उनकी अम्मा कहती है मैं भी थकी आई यहाँ काम से, आप ही रोटी खा लो, तो खुद ही गर्म कर लेते हैं। टाइम ही टाइम होता है उनके पास, कोई मसला ही नहीं होता उनको। सही है ना जी। हमें देखें ना कितनी मसरूफियात होती हैं शहजादो। हाँ शहजादो, ये जो लग्जरी है ना यहाँ पे, ये अम्मा वाली, और ये हर चीज तैयार मिलने वाली, ये लग्जरी दुनिया में बड़ी कम जगहों पे रह गई हुई है। हाँ जी नहीं, हम भी खुश हैं कि माओ ने खराब ही किया था हमें लेकिन बहरहाल पढ़ तो लें, पढ़ें तो सही ना। ठीक है, ये सारी वो फैसिलिटीज आपको क्यों दे रही हैं? ताकि आप पढ़ लें। क्यों भाई ट्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद कॉलेज से जाके फिर शाम को एक ट्यूशन, हमारी तो देखें कई सालों की आदत है, डबल डोज में पढ़ते रहे ना हम, तो पढ़ाई का डबल डोज, सुबह कॉलेज शाम को ट्यूशन सेंटर। क्यों भाई, यहां भी यही होगा, सुबह कॉलेज शाम को ट्यूशन सेंटर? हाँ हाँ, नहीं, यही ट्यूशन है। ये ट्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ट्यूशन अगर मिलेगी तो इसकी क्वालिटी वो नहीं होगी जो यहाँ पे है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी कोई टीचर दे दें, बच्चा फेल हो गया, इसको अकाउंटिंग ही पढ़ा दिया करे। मैं कहता हूँ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये टीचर 1 घंटे का आपसे लाख रुपया महीना मांगेगा और फिर भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसको आदत है एक क्लास में पढ़ाने की। ये इंडिविजुअल ट्यूशन्स नहीं करते, इनके पास टाइम ही नहीं है। सो आपको कोई ट्यूशन इस क्वालिटी की नहीं मिलने वाली। यही ट्यूशन है। नहीं आता यहीं पे पूछें, टीचर से पूछें। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखें मैं आज आपको पढ़ा के जाऊं अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स या कुछ भी, तो क्या फर्ज है कि आपको जरूर समझ आ जाना चाहिए? क्यों भाई? नहीं, हमारी ये जम्पशन ही नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो आपको अब जरूर समझ आ जाना चाहिए। आपको नहीं आया, आप आए अगले दिन फिर पूछें मुझसे कि जी कल जो आपने पढ़ाया था उसमें से फलां चीज नहीं समझ आई। ये ना कहिएगा कि जी उसमें से कुछ भी नहीं समझ आया। जो नहीं समझ में आया वो रिवीजन में आपने निकाल लिया है, वो आके आप पूछें कि जनाब ये नहीं मुझे कल समझ में आया, जरूर बताएंगे आपको। आप सवाल पूछना चाहते हैं टीचर से, नहीं क्लियर हो रही चीजें, सवाल पूछना चाहते हैं, पूछें। वी एनकरेज इट कि हाँ जी आप पूछें, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहां सॉल्व करें, क्लास में सॉल्व करें। क्लास के बाद भी टीचर के पीछे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। आपको हौसला पैदा करें और क्लास में कहें हाँ जी मुझे नहीं ये समझ में आई। हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है यार कि पाकिस्तानी जो हैं वो 2 काम नहीं हो सकते, 2 काम और नहीं कर सकते। एक, हम पाकिस्तान में कभी गलती नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। आप देख लें कभी 2 गाड़ियों की टक्कर हो, किसी एक कमबख्त ने भी ये कहा है कि हाँ जी मेरी गलती सी। हमेशा गलती किसकी होती है? दूसरे बंदे की होती है। हम तो गलती कर ही नहीं सकते। हमारे घरों में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है हर वक्त के ग्लास किसने तोड़ा। वो भाई टूटने वाली चीज ही टूट गया है, इसको इन्वेस्टिगेट करके क्या करेंगे? जुड़ तो नहीं जाएगा ना इन्वेस्टिगेशन के बाद, टूट सकता है। इसमें क्या मसला है? ग्लास टूट गया, हमने तोड़ने वाले ने भी नहीं दसना कि मैं तोड़ता। ओ भाई टूट गया यार, कहो यार टूट गया मुझसे, इसमें क्या मसला है? दूसरा ये नहीं हो सकता कि हमें समझ ही ना आए किसी चीज की। नहीं आई तो छुपा लो, प्रिटेंड करो। वो चाइनीज बोल रहा होगा हमारे साथ, असी इंज सिर ला रहे होंगे जिन्हें सारी समझ आ रही है। हम उसको नहीं कहेंगे भाई मुझे चाइनीज नहीं आती। कैसे कहें, हम तो पाकिस्तानी हैं। नहीं समझ आई, कहो यार मुझे नहीं समझ आई, इसमें क्या मसला है? वो क्लास हंसने लग जाएगी। क्लास भी तो हो जी है ना,
पूछें पूछें, ना समझ आए कोई शर्माने की बात नहीं है, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, टेस्ट फेल हो गया कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अगली दफा पास कर लेंगे। ठीक है जी। आज माशाल्लाह पेरेंट्स भी आए हुए हैं। देखें जी, मुझे पता है आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, ठीक है जी, मुझे पता है आपने ऑडिट भी नहीं पढ़ी हुई, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, अलग से नहीं पढ़ाया, वो यहीं आके पढ़ा उसने। मैंने नहीं कोशिश की उसको घर पे कुछ भी पढ़ाने की, उसने यहीं पे पढ़ा जो भी पढ़ा। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन मैंने बस एक काम रखा हुआ था, मैं इंश्योर करता था कि ये रोज कॉलेज में आ जाए। मैं उससे पूछ लेता था, भाई तुम्हारा टेस्ट हुआ, तुमने दिया, और उसमें कितने नंबर आए तुम्हारे, कितने नंबर आए। इसके लिए तो कुछ ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं ना, इसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की भी जरूरत नहीं है कि 20 नंबर का टेस्ट है, इस बच्चे के 6 नंबर आए, इसका मतलब फेल हो गया है, 10 नंबर आए पास हो गया है। लेकिन इंटरनल टेस्ट में 10 नंबर अगर आए हैं तो एक्सटर्नल एग्जाम में 10 नहीं आएंगे। इसलिए को 13, 14, 15 नंबर ले, 16 नंबर ले तो हम मुतमईन हैं कि ये जरा बॉर्डर लाइन से ऊपर है। मिड टर्म एग्जाम हुआ, गए इम्तहान देने या नहीं गए, क्या रिजल्ट आया, ये तो आप पूछ सकते हैं ना, आपका राइट है, आपका राइट है। मॉक एग्जाम कब है तुम्हारे, गए, पास हुए, ये सवाल तो आपका राइट है, आप पूछें। ठीक है, ये आप आखिर को आप का बच्चा है, मैं पैसों की बात नहीं करता कि आप पैसे दे रहे हैं इसलिए आपका राइट है, आपका बच्चा है, उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा तो आप खुश होंगे, उसका मुस्तकबिल खराब होगा तो आपसे ज्यादा अनहैप्पी कोई नहीं होगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अभी से छोड़ ना दें, अभी आपकी जरूरत है इसको। ये जो एक दिन इसकी उम्र का बड़ा है, इससे ये इतना बड़ा नहीं हो गया कि हम इसको छोड़ ही दें कि 18 साल का हो गया है, अब इसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें, ये ना करें। ठीक है जी। वो मौलवी कहते हैं ना, वो वाला काम ना करना, तुझे अभी पढ़ने दें इनको, इनके पीछे पीछे फिरना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये पूछ लें, अगर ये सब कुछ कर रहे हैं और आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे तो इनकी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपको शुबा हो कभी तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं कहता हूं शुबे की भी क्या जरूरत है, आप वैसे ही इनको बताएं कि भाई हम तो तुम्हारे कॉलेज जाकर पूछा करेंगे। आप हमारे टेलीफोन नंबर ले लें, आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करें, अपने बच्चे का रिजल्ट मालूम करें, अटेंडेंस मालूम करें। वी आर हेयर टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग, हम आपको बताएंगे, आपका राइट है ये, हमें आपकी ज़रूरत है, ये आपका भी राइट है और हमारी भी ज़रूरत है कि आप आएँ, अपने बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी लें ताकि ये पास हो। हमारा प्राइड क्या है, हम अपना प्राइड बताते हैं। कितने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हैं रूज? 174। गोल्ड मेडल कितने हैं? 71। ठीक है जी, हम कहते हैं ये हमारा प्राइड है। ये कौन लाया ये प्राइड हमारे लिए? ये बच्चे लाए। आई कैप में जो इस वक्त बच्चे सारे पाकिस्तान में कैफ में पास हुए हैं, उनका 25% पैक अकेले का है। 25%। आई कैप के पाकिस्तान भर में कुछ 30-32 कॉलेजेस हैं। कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, कहाँ कहाँ कॉलेज नहीं है आई कैप के। और उन सारे कॉलेजेस को जमा कर लें, पैक लाहौर 25% स्टूडेंट था उस टोटल में। ठीक है जी, ये कौन थे 25%? ये आप लोग थे, ये आप थे। सो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, पेरेंट्स की, कि आप अपने बच्चों को फोकस्ड रखें, वो पास हों, हाई अचीवर्स बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें अपने एग्जाम्स। और आपने सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, आपने पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, वो हम पढ़ा लेंगे। हमें सिर्फ आपकी सपोर्ट ये चाहिए कि आप उनको यहाँ ले आएँ, कॉलेज में लाएं, भिजवाएं, अटेंडेंस उनकी होनी चाहिए रेगुलर, क्लास टेस्ट दें, मिड टर्म एग्जाम दें, पास करें, मॉक एग्जाम दें, पास करें। ये आई कैप में पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आपने पेरेंट्स ने कोई सवाल पूछना तो जरूर पूछिए जी। आप बैठ के आराम से बात करें मैम। हाँ जी,
जब हम आए जी तब तो 1% भी नहीं था, लेकिन आज जो है ये हमारी इन क्लासेस में कोई 20 to 30% तक पहुंच गया हुआ है। बाज़ ऐसे सेक्शंस हमारे बनते हैं जिनमें ये 50-50 की रेशो भी हो जाती है। सो बहुत तादाद में फीमेल्स आती हैं इस प्रोफेशन में। हमारी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। बड़ी सेफ़ एनवायरनमेंट है। बच्चियां जिस माहौल में बाद में क्वालिफाई करने के बाद काम करती हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं, उनकी एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ होती है। उनमें बहुत फीमेल्स काम कर रही होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि ये किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो जाते नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सी बच्चियां जो हैं वो क्वालिफाई करने के बाद बाहर के मुल्कों में जाकर भी काम करती हैं। वहाँ भी जिस एनवायरनमेंट में वो काम करती हैं वो बड़ी सेफ़ होती है। वो क्वालिफाई कर किए हुए हैं या क्वालिफाई नहीं किए हुए? अच्छा, और वो आपको कहते हैं कि सीए का स्कोप नहीं है? इस माइंडसेट का कोई इलाज नहीं है जिसमें हम समझते हैं कि बच्चियों को एक्सपोजर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको घर में ही रखना चाहिए। इसका तो कोई इलाज नहीं है। जहाँ तक स्कोप का सवाल है, अभी तक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़ीरो है इस प्रोफेशन में। और इसकी मोबिलिटी मैंने आपको बताई कि इंटरनेशनल मोबिलिटी है। जिस क्वालिफ़िकेशन का कोई स्कोप ना हो उसकी इंटरनेशनल मोबिलिटी कैसे हो सकती है? हमारे मेडिसिन की इंटरनेशनल मोबिलिटी नहीं है, हमारी इंजीनियरिंग की नहीं है, हमारे लॉ की नहीं है। तो ये दिस इज़ द ओनली प्रोफेशन जिसकी इंटरनेशनल मोबिलिटी है। और अब मार्केट में भी जाएंगे तो आपको सीए की पे स्केल्स एज़ कम्पेयर टू अदर अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आएगा। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई मुझे अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं है कि बच्चियों के लिए हमारी प्रोफेशनल फर्म्स की एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है या इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं, आई एम अवेयर ऑफ दिस माइंडसेट कि वो नहीं अपने बेटियों को एक्सपोजर नहीं देना चाह रहे बेसिकली इसके साथ। आप अगर मिलना चाहें किसी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो मैं वो मीटिंग भी अरेंज कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी बच्ची को पढ़ा सकती हैं। लेकिन ये जो भी आपको ये मशवरा दे रहा है उनकी क्वालिफ़िकेशन को एक साइड पे रख दें। वो अगर डॉक्टर होते तब भी वो यही कहते, वो इंजीनियर होते तब भी यही कहते। ये एक और टाइप ऑफ माइंडसेट है जिसका क्वालिफ़िकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, और कोई सवाल? अरूज कुछ रह गया? हाँ चलें। क्यों भाई, कॉलेज का कोई डिसिप्लिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कॉलेज में होना चाहिए। क्या करना है डिसिप्लिन? ऐसे ही होना चाहिए। कितने लोग हक में हैं डिसिप्लिन होने के कॉलेज में? चलें जी, कल आप आएंगे ना तो यहाँ एक हवालदार साहब, रिटायर्ड हवालदार साहब खड़े होंगे। वो आपके बाल चेक करेंगे, आपकी शेव और ख़त और ये सब कुछ चेक करेंगे, नाखून देखेंगे, आपके जूते देखेंगे, कपड़े देखेंगे कि साफ़ हैं या नहीं है। ठीक है ना? सर इसमें एक चीज़ नहीं है, जो होता है एसपी के पास डंडा है। डंडा नहीं है ना जी, हम तो आपको कह रहे हैं कि डंडा नहीं है इसमें कहीं पे भी। जैसे वो आर्मी बूट वो चीज़ें, हाँ, वो उस तरह का होना। हमने कौन सा महाज पे भेजना है इनको? तो हम इस किस्म का डिसिप्लिन लाएं। हाँ भाई, मैं इसको कहती हूँ, मैं सीए की हक में नहीं थी, ये
तकरीबन 3-4 माह से मेरी इसकी और बहस चल रही है, मैंने यही कर रहा है। मैं कहती बेटी जा खुदा का वास्ता सीएसएस कर हाथ में डंडा और आगे पीछे ठीक है, नहीं वो एक और माइंडसेट है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो भाई डिसिप्लिन ये वाला ठीक है, हवालदार साहब वाला ठीक है? नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस डिसिप्लिन की। देखें यार, हमारा डिसिप्लिन ना बड़ा सादा सा है। डिसिप्लिन ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, कॉलेज में इकट्ठे बैठ के सब पढ़ेंगे, ठीक है, आपस में बातचीत भी करेंगे, आपका इख्तलाफ राय भी हो सकता है एक दूसरे से, हो सकता है ना। जब दो लोग बात कर रहे हो तो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उसको कैसे सेटल करते हैं? हाँ जी, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते। बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाए तो बहस करने का भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। आप हट जाएं और छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे कॉलेज में लड़ाई होती है ना, अगर कभी 5 साल में कोई 2 बच्चे लड़ पड़े तो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इस बात को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करती कि हुआ क्या था, क्या हुआ था। हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते कि 2 लोग आए और बताएं कि जी इसने ये कहा, मैंने ये कहा, इसने फिर ये कहा, फिर मैंने ये कहा। हम कहते हैं भाई कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है जिसको 2 पढ़े लिखे लोग मारपीट के बगैर रिजॉल्व ना कर सके। ये हमारा प्रिंसिपल है। हम उन दोनों के अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के बगैर कि हुआ क्या था, हुआ क्या था। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं है। आप लोग माशाल्लाह जो यहाँ आए हैं सब बड़े अच्छे घरों से आए हैं। आपके माँ बाप से जब हम पूछते हैं कि भाई उन्होंने ज़िंदगी भर क्या किया, तो वो आपकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि हमने इनकी तालीम और तरबियत की, पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी आपने। इतनी सेल्फलेस इन्वेस्टमेंट जो है ना किसी और रिश्ते में मुमकिन ही नहीं है जितनी पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। आप अगर फाउल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लोग कहेंगे क्या तरबियत की माँ बाप ने, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। माँ बाप तो समझते ना आप बड़े हो गए, IQ भी समझता है बड़े हो गए, लेकिन सोसाइटी के नज़दीक आप आज भी इनके बच्चे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कंडक्ट के। वो कहेंगे क्या तरबियत की माँ बाप ने। माएँ किटी पार्टी में जाती रहती हैं आजकल की, बच्चे ऐसे ही खुदरो पौधों की तरह बड़े हो जाते हैं। कोई हमारे ज़माने में तो ये होता था, वो होता था। सारी इनकी मेहनत क्या हो गई जी, ज़ाया हो गई। ठीक है, कॉलेज से निकले बस्ता पकड़ा हुआ है, ख़राब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं आजकल के कॉलेज भी ऐसे ही हैं, बच्चे को कुछ सिखाते ही नहीं है। सो नाउ यू डोंट रिप्रेजेंट ओनली योरसेल्फ, यू रिप्रेजेंट अस, यू रिप्रेजेंट योर पेरेंट्स। सो ज़बान कैसी होनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी की? शाइस्ता ज़बान होनी चाहिए ना, गाली गलोच नहीं होना चाहिए। गाली गलोच तो जोहला करते हैं, ठीक है, जोहला करते हैं गाली गलोच। पढ़े लिखे लोग थोड़ी गालियां देते हैं, सिविलाइज लोग थोड़ी गालियां देते हैं। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल सिविलाइज तरीके से कॉलेज में टाइम गुजारेंगे। आप जब भी कॉलेज में आएंगे, इस कॉलेज में जितनी चीज़ें हैं ये सब आपके इस्तेमाल के लिए हैं। ये कुर्सियां आपके बैठने के लिए, मल्टीमीडिया आपके इस्तेमाल के लिए, ये वाइट बोर्ड है, कंप्यूटर लैब्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके इस्तेमाल के लिए हैं। इनको वैसे ही इस्तेमाल कीजिए जैसे आप अपने घर में अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये कुर्सियां जो हैं ये बैठने के लिए हैं, ये खड़े होने के लिए नहीं है। इनका कपड़ा जो है ये हमने चेक कर लिया है, बहुत मजबूत कपड़ा है। आपको इसमें पेन घुसा के इसकी मजबूती चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अगर फट गया कपड़ा तो ये रातों रात ठीक नहीं होगा, इस कुर्सी पे आपको ही बैठना पड़ेगा। ये बड़ी मजबूरी में हमने इसके हैंडल चेंज करवा के अब ऐसे कर दिए कि इस पे लिखा ना जा सके, ठीक है। लिखने के लिए कॉपियां होती हैं, लिखने के लिए कंप्यूटर होते हैं, दीवारें नहीं होती, कुर्सियों के हैंडल नहीं होते, आर्म्स नहीं होते कुर्सियों के। ये जाहिल लोगों का शेवा है कि वो दीवारों पे लिखेंगे, थूकेंगे। ये पढ़े लिखे लोग नहीं ऐसा करते।
गाड़ी का शीशा खोलेंगे, टिश्यू बाहर फेंक देंगे, कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, चढ़ते हुए नाक पहुँचेंगे, टिश्यू फेंक देंगे। ये पढ़े लिखे लोग नहीं ऐसे करते, उनकी इन्वायरमेंट ऐसी नहीं होती, उनकी इन्वायरमेंट साफ होती है, वो खुद उसको साफ रखते हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे पीछे पीछे घर में एक बंदा चल रहा हो, हम गंद करते जाएं और वो साफ करता जाए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते अपने घरों में कि हमारे बच्चे इस तरह करेंगे। खड़े होंगे तो दीवार पे पाँव लगाएंगे, लगाएं कभी घरों में पाँव? ये कॉलेज भी आपका घर है, ये साफ दीवारें होंगी तो आपको बैठने का मजा आएगा। इस पे जगह जगह जूतों के निशान होंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा बैठने का। ठीक है। और जो बाथरूम में लिखता है उससे ज्यादा तो बदमजाक कोई शख्स हो ही नहीं सकता। मैं तो मुस्कुराने की भी इजाजत नहीं देता इस बात पे किसी को कि भाई ये इससे ज्यादा घटियापन कोई हो ही नहीं सकता कि आप बाथरूम की दीवारों पे लिखें बैठकर। कोई पढ़ा लिखा महज़्ज़ब शख्स ये नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो जिन घरों से बच्चे आते हैं वो सब बड़े पढ़े लिखे महज़्ज़ब घर हैं। नहीं भी माँ बाप बहुत तालीमी याफ्ता, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी तहजीब सिखाई है, उन्होंने उठने बैठने का सलीका सिखाया है, बात करने के आदाब सिखाए हैं। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, हमें कुछ भी नहीं इसलिए करना पड़ता, आप सब ऐसे ही बिहेव करते हैं, यही हमारा डिसिप्लिन है। ठीक है जी। तो हमें मिनिमम प्रॉब्लम्स हैं, लीस्ट प्रॉब्लम्स हैं हमें डिसिप्लिन के। हमारे पास जो बच्चे आते हैं माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत सिविलाइज्ड बच्चे होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसिप्लिन की। वी डोंट हैव एनी डिसिप्लिनरी इश्यूज। हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी तो मुझे खुद नाम भूल जाता है कि इसमें कौन कौन है, इतनी कम उसकी मीटिंग होती है। जब कोई प्रॉब्लम होता है मैं पहले पूछता हूँ कि हाँ भाई डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन है, बुलाएं उनको। हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन का इशू नहीं है। आप लोग क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी वांट यू टू कंटिन्यू। ऐसे ही रहिएगा, अपने रवैये तब्दील ना कीजिएगा। कोई लेस सिविलाइज्ड बंदा हमारे दरमियान आ जाए तो उसका कल्चर ना अडॉप्ट कर लीजिएगा। दिस इज आवर डिसिप्लिन। जी कोई सवाल है अब आपका? और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन सिंस आई हैव टेकन मोर देन कितने 90 मिनट्स हो गए आई बिलीव, मोर देन 90 मिनट्स, सो आई विल एंड इट हियर। वी विल बी होल्डिंग मोर ओरिएंटेशंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग डेज, जिसमें आपको और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएंगे, बड़ी डिटेल से बताएंगे। उन ओरिएंटेशंस को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आज आपके डिसिप्लिन में एक लैप्स था, प्लीज़ उसको आइंदा के लिए ज़रा कंटिन्यू ना कीजिएगा। यू डिडंट कम ऑन टाइम, प्लीज़ लर्न टू कम ऑन टाइम फॉर ओरिएंटेशंस एंड फॉर योर क्लासेस। पूरे टाइम पे आइए, ठीक है, ताकि हम टाइम पे उसको ख़त्म कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।